हाय एवरीवन, आई होप सो आपने फर्स्ट लेक्चर देख लिया होगा और आपने बहुत अच्छे से सेक्शन नंबर 141 का पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके दिमाग में होगा। एंड नाउ वी आर गोइंग अहेड विद द सेक्शन नंबर 139, बट जिसका हमने थोड़ा सा शुरुआत कर लिया था कल। तो एक बार से थोड़ा सा कल जो देखा था सेक्शन 139, सिर्फ जो हम लोगों ने कल देखा था एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो सेक्शन 139 में हमने ये बात करी थी कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कैसे होगा। या तो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना है तब क्या प्रोसीजर होगा, या फिर जब सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करना है तब कैसे होगा। सो फर्स्ट ऑडिटर को अगर अपॉइंट करना है तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में सेक्शन 139 सबसेक्शन 6 कहता है कि देखो अगर कुछ भी हो जाए, अगर ऐसा सिचुएशन आया जहां पे नॉन गवर्नमेंट कंपनी का क्या करना है, ऑडिटर अपॉइंट करना है, तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 6 कहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो 30 दिन में अपॉइंट करेंगे फर्स्ट ऑडिटर को। और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल हो जाते हैं तो मेंबर्स ऑफ द कंपनी जो है वो मेंबर्स ऑफ द कंपनी इन एजीएम 3 मंथ्स में अपॉइंट करेंगे। और अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 7 के अकॉर्डिंगली सबसे पहले CNAG दैट इज कैग विद इन द पीरियड ऑफ 60 डेज, जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, रजिस्टर हो जाएगी, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के 60 डेज में अपॉइंट किया जाएगा। अगर कैग फेल हो जाता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज। एंड उसके बाद अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी फेल हो जाते हैं तब जाएंगे हम मेंबर्स के पास आफ्टर नेक्स्ट 60 डेज। अब ये जो नेक्स्ट 60 डेज है ये फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाद के 30 दिन के बाद, जब 30 डेज ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खत्म हो सकते हैं उसके बाद के भी नेक्स्ट 60 डेज हम काउंट कर सकते हैं। अभी तक क्लैरिफिकेशन इस बात पर नहीं है तो एग्जाम में भी आप इसी तरीके से लिखोगे विद इन अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 60 डेज, दैट्स इट। कब से 60 डेज है इसका क्लैरिफिकेशन आप लोग भी एग्जाम में मत लिखिएगा। उसके बाद हमने देखा है कि सब्सिक्वेंट ऑडिटर को जब हमें अपॉइंट करना है तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी के लिए सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 1 के हिसाब से मेंबर्स जो होते हैं वो इन एजीएम टिल द कंक्लूजन ऑफ द 6th एजीएम एक ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। अगर गवर्नमेंट कंपनी होगी तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 कहता है कि कैग जो है 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के कमेंसमेंट में फाइनेंशियल ईयर के कमेंसमेंट से विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज अपॉइंट करेंगे और वो नेक्स्ट एजीएम तक क्या रहेगा, एज अ ऑडिटर रहेगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो है सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 1 में जब ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है तो ये जो फ्रॉम द एजीएम टिल द कंक्लूजन ऑफ द 6th एजीएम है ये एग्जैक्टली कैसे वर्क करेगा। सो देखो जब भी कभी ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है नॉन गवर्नमेंट कंपनी का, वो फर्स्ट एजीएम में, मतलब जो भी एजीएम होगा, फर्स्ट तो नहीं है ये, बाद में जितने भी एजीएम्स होंगे उसमें अपॉइंट होगा। तो ये जो एजीएम अपॉइंट हो रहा है ये अज्यूम कर लो कि उस ऑडिटर का फर्स्ट एजीएम है, उस ऑडिटर का बीइंग अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ दैट कंपनी फर्स्ट एजीएम है। तो यहाँ पे इसके बाद ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड देन 6th एजीएम आएगा। तो ये जो टाइम पीरियड होगा इस टाइम पीरियड के लिए वो एज अ ऑडिटर रहेगा। बट जब वो एज अ ऑडिटर रहता है अनलेस अदरवाइज कुछ चीजें ना हो, जैसे कि को ऑडिटर का ही डेथ हो गया या ऑडिटर ने रिजाइन कर लिया, ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो गया, तो अदर देन कौन से रीजन, द डेथ, डिस्क्वालिफिकेशन, डेथ हो गया, डिस्क्वालिफिकेशन हुआ, एंड तीसरा रेजिग्नेशन। तो ये 3 रीजन के अलावा कोई भी और रीजन से तो डिसअपॉइंटमेंट मतलब या वो ऑडिटर चला तो नहीं जाने वाला। तो ये जो ऑडिटर होगा अदर देन दीज 3 रीजंस, अनलेस अदरवाइज ये 3 चीजें ना हो तब तक वो ऑडिटर फ्रॉम द फर्स्ट एजीएम टिल द कंक्लूजन ऑफ द 6th एजीएम रहेगा। अगर वो इंडिविजुअल है, अगर वो इंडिविजुअल पर्सन है तो फिर ये 6th एजीएम तक ही रहेगा। आफ्टर 6th एजीएम वो ऑडिटर बन नहीं सकता। ये आगे जाके हम लोग देखेंगे सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 में सारा डिटेल में लिखा हुआ है। लेकिन वही अगर फर्म होता, वही अगर ये क्या होता, फर्म होता, यानी कि कोई भी ऑडिटिंग फर्म है तो जहां पे बहुत सारे पार्टनर्स है या LLP है जहां पे बहुत सारे पार्टनर्स है, पार्टनरशिप फर्म के हो या LLP के हो, तो यहाँ पे टिल द कंक्लूजन ऑफ द 6th एजीएम तो है ही, बट यहाँ पे 2 टर्म्स ऑफ 5 इयर्स का क्या दिया जाता है, टाइम पीरियड दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे जैसे एक इंडिविजुअल होता ऑडिटर तो उसको 5 साल का टाइम दिया है फ्रॉम द फर्स्ट एजीएम टिल द कंक्लूजन ऑफ द 6th एजीएम, वैसे ही यहाँ पे 2 टर्म्स एज अ फर्म दिए जाएंगे, फर्स्ट टू 6th, देन वापस से 7, 8, 9, 10 तक आपको अपॉइंट किया जा सकता है एज अ ऑडिटर।
तो यही सेम एज अ फर्म के केस में 2 टर्म्स हो जाते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years का, अनलेस अदरवाइज ये जो 3 रीजंस है, डेथ, डिस्क्वालिफिकेशन एंड रेजिग्नेशन, अनलेस अदरवाइज ये 3 रीजंस ना हो। तो ये बहुत ही क्लियरली लिखा गया था। तो यहाँ पे सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 में क्या लिखा है, एवरी कंपनी शैल अपॉइंट अ इंडिविजुअल और अ फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी फ्रॉम द एट द फर्स्ट एजीएम। तो ये फर्स्ट एजीएम में डिसाइड होगा। टिल द कंक्लूजन ऑफ द 6th एजीएम ऑडिटर क्या करेगा, वो ऑफिस को होल्ड करके रखेगा। अब जब भी कभी कोई ऑडिटर को अपॉइंट करना है तो एक मैनर है, एक प्रोसीजर है। तो ये जो प्रोसीजर है, मैनर है, उसमें 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। या तो कोई कंपनी होगी जिसके पास ऑडिट कमिटी है, या तो कोई कंपनी है जिसके पास ऑडिट कमिटी नहीं है। तो दोनों अलग अलग प्रोसेस को फॉलो करेंगे। अगर ऑडिट कमिटी नहीं है किसी कंपनी के पास, अगर ऑडिट कमिटी को बिठाने की जरूरत नहीं है किसी कंपनी को, नहीं है किसी कंपनी के पास ऑडिट कमिटी, तो सीधा सीधा बहुत सिंपल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाएगी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं बच्चों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसिडरेशन में लेंगे, क्या कंसिडरेशन में लेंगे, ऑडिटर का क्वालिफिकेशन क्या है, ऑडिटर क्या इतना एक्सपीरियंस रखता है कि वो एज अ ऑडिटर ऑफ आर कंपनी अपॉइंट हो सके। बिग शॉट कंपनी है तो ऑडिटर भी उतना एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि उतने लफड़े, उतना गड़बड़ होने के चांसेस, उतने कांड ज्यादा होंगे। लेकिन अगर कोई छोटी कंपनी है तो शायद फ्रेशर सीए जो प्रैक्टिसिंग अभी अभी स्टार्ट कर रहा होगा, उसको भी एज ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी की किस तरीके का ऑडिटर आपकी कंपनी को अपॉइंट करना है। तो कंपनी का जब भी ऑडिटर अपॉइंट होगा, तो और अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि क्या उसके अगेंस्ट कोई भी ऑर्डर, कोई भी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग तो नहीं है ना इन प्रोफेशनल मैटर्स, जो कि एक आईसीएआई ने दिए हुए हैं, या फिर किसी कोर्ट ने दिए हैं, या फिर किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने बोले हैं। तो किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज आर नथिंग बट बेसिकली लॉ, लीगल अथॉरिटीज में जो जो भी आते हैं वो सारे। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी प्रोफेशनल मैटर्स पे कोई भी केस उस पर्सन पे या उस पार्टनरशिप फर्म पे या उस एलएलपी पे नहीं होना चाहिए, तब जाके एज ऑडिटर अपॉइंट होगा। तो 2 चीजों को समझना है। कौन सी 2 चीजें, एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसीडर करेंगे एक्सपीरियंस एंड द क्वालिफिकेशन, और दूसरा कोई भी ऑर्डर या पेंडिंग प्रोसीडिंग्स तो नहीं है ना इन प्रोफेशनल मैटर्स जो कि आईसीआई ने, किसी कोर्ट ने ऑडिटर के अगेंस्ट लगाए हुए हैं। ये 2 चीजें देखी जाएगी, और उसके बाद और जो भी अदर इंफॉर्मेशन होगा वो कंसीडर किया जाएगा। एंड देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेकमेंड करेंगे मेंबर्स को इन द एजीएम कि हाँ आप इसको ऑडिटर करके अपॉइंट करो। बट ये कब होगा, जब ऑडिट कमेटी को बिठाने की जरूरत कोई भी कंपनी को नहीं है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 177। तो अगर ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करना पड़ रहा, ऑडिट कमेटी को अगर नहीं अपॉइंट करना पड़ रहा है, तब जाके आप ये प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर ऑडिट कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करना है, ऑडिट कमेटी है आपकी कंपनी में, तो फिर इन दैट सिचुएशन कैसी चीजें चलेंगी, सेम होगा। ऑडिट कमेटी यहाँ पे बस क्या अलग होगा, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जगह पे क्या आएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जगह पे ऑडिट कमेटी कंसीडर करेगी किसका, ऑडिटर का क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस। ऑडिट कमेटी कंसीडर करेगी कि क्या उसके पास उतना क्वालिफिकेशन, क्या उसके पास उतना एक्सपीरियंस है या नहीं, क्या वो पर्सन के अगेंस्ट किसी भी तरीके का कोई प्रोसीडिंग, लीगल प्रोसीडिंग, मे बी बिकॉज ऑफ द आईसीआई, बिकॉज ऑफ द अदर अथॉरिटीज, या फिर कोर्ट की वजह से कोई भी प्रोसीडिंग्स चालू नहीं है ना, ये सब ऑडिट कमेटी डिसाइड करेगी, अदर इंफॉर्मेशन लेगी। एंड देन ऑडिट कमेटी विल डिसाइड कि यार यस, ऑडिट कमेटी क्या करेगी, ये पर्सन है जो जो एज अ ऑडिट कमेटी हमें लगता है कि यार सही है, ऑडिट कमेटी फिर उसको रेकमेंड करेगी। किसे रेकमेंड करती है, ऑडिट कमेटी रेकमेंड करेगी बोर्ड को। तो जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रेकमेंड किया जाएगा, फिर अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास अथॉरिटी है, फिर या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अग्री करेंगे, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अग्री करेंगे, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसअग्री करेंगे। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अग्री कर लिया, बहुत सिंपल है, जाओ सीधा उसका जो रिकमेंडेशन है वो ऑडिटर का एजीएम में दे देना मेंबर्स के पास, मेंबर्स डिसाइड कर लेंगे। लेकिन अगर ऑडिट कमेटी ने नहीं डिसाइड, ऑडिट कमेटी का जो भी रिकमेंडेशन है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अग्री नहीं है, वो डिसअग्री करते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या करना है, उनका जो भी रिकमेंडेशन है, इट रेफर बैक द रिकमेंडेशन टू द कमिटी, and for a reconsidering
आपको क्या करना पड़ेगा, साइटिंग द रीजन। रीजन साइट करने का अर्थ होता है क्या करना पड़ेगा, आपको रीजनिंग देना पड़ेगा कि साइटिंग मतलब बताना, तो रीजन देना पड़ेगा कि क्यों आप डिसअग्री करते हो इस पर्टिकुलर पर्सन को एज अ ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये रीजनिंग देना होगा, किसे, ऑडिट कमेटी को। अब ऑडिट कमेटी के कोर्ट में जब वापस से बॉल जाएगा तो या तो ऑडिट कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से अग्री करेगी या तो वो अग्री नहीं करेगी। अगर अग्री कर लिया तो अच्छी बात है, नया ऑडिटर का रिकमेंडेशन लिया जाएगा और वो जो भी रिकमेंडेड नाम है, जो भी प्रपोज किया है ऑडिटर के सहमति से, वो मेंबर्स को आप एजीएम में रिकमेंड करोगे। और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अग्री नहीं करते हैं, डिसअग्री करते हैं, देन रिकॉर्ड द रीजन ऑफ दैट डिसएग्रीमेंट विद द ऑडिट कमेटी। क्या करना है, रीजन जो डिसएग्रीमेंट का है वो आपको बताना है एंड उसके बाद और खुद का एक रिकमेंडेशन देना है इन दी एजीएम टू द मेंबर्स। और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये करने के बाद मेंबर्स देखेंगे कि उन्हें अग्री करना है या नहीं करना है। तो ये पूरा प्रोसीजर एक बार दिमाग में रख देना। क्या क्या पॉइंटर्स थे एक बार वापस से मेरे साथ रिवाइज करेंगे हम सब। क्या क्या लिखा था, या तो किसी कंपनी में अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 177 के अकॉर्डिंगली या तो ऑडिट कमेटी होगी या तो नहीं होगी। अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो किसके कोर्ट में बॉल जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास सारा अथॉरिटी जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या क्या कंसीडर करते हैं, 3 चीजों को कंसीडर करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, 3 चीजों को कंसीडर करेंगे। अब ये 3 चीजें कौन सी है बच्चों, 3 चीजों में आता है सबसे पहला पॉइंट उनका जो एज ऑडिटर आ रहे हैं उनका क्वालिफिकेशन। दूसरा पॉइंट जो एज ऑडिटर आ रहे हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा है। एंड उसके बाद दूसरी जो चीज रेकमेंड करी जाएगी, ये तो एक ही पॉइंट में आएगा। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट रेकमेंड किया जाएगा, जो भी प्रोसीडिंग्स है, लीगल केसेस बेसिकली जो भी प्रोसीडिंग्स है, वो फिर चाहे वो आईसीआई से हो या फिर किसी कोर्ट के थ्रू हो या फिर कोई भी लीगल अथॉरिटीज जो भी होते हैं उनके थ्रू कोई भी केस फाइल हुआ नहीं होना चाहिए इन द प्रोफेशनल मैटर्स पर। तो प्रोफेशनल मैटर्स पर अगर प्रोसीडिंग्स चल रहे होंगे तो अलाउ नहीं होगा, तो किसी भी तरीके का प्रोसीडिंग्स नहीं होना चाहिए। और तीसरा एनी अदर इंफॉर्मेशन, क्या लिखा हुआ है, एनी अदर इंफॉर्मेशन। तो ये 3 चीजें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसीडर करेंगे। एंड जब ये तीनों की तीनों चीजों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेकमेंड कर लेंगे या चेक कर लेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद वो मेंबर्स को क्या करेंगे, यही सेम चीजों को आगे एजीएम में रेकमेंड करेंगे। तो रेकमेंड टू मेंबर्स इन एजीएम, ये क्लियर हुआ। ये अगर ऑडिट कमिटी नहीं है तो करना है, लेकिन वही अगर ऑडिट कमिटी होती तो क्या होता, यही सेम सारी चीजों को हमें क्या करना है, कॉपी करना है और इन्हीं सारी सेम चीजों को आगे कॉपी करके आगे लेके जाना है। बस फर्क इतना होगा कि जहां पे ऑडिट कमेटी नहीं थी अब वहां पे ऑडिट कमेटी आएगी, जहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सब डिसाइड कर रहे थे वहां पे ऑडिट कमेटी अब ये सारी चीजों को देखेगी। और ये अगला जो प्रोसेस होगा जहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जहां पे मेंबर्स को रेकमेंड करना है, उसके बीच में यहाँ पे इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद रेकमेंड करना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो एसी किसको रेकमेंड करेगा, एसी रेकमेंड पहले करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एंड देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या तो अग्री करेंगे या तो फिर डिसअग्री करेंगे। तो इसको 2 हिस्सों में वापस डिवाइड होगा, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अग्री कर रहे हैं या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अग्री नहीं करेंगे। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अग्री कर रहे हैं, गुड, मेंबर्स को बता देना इन दी एजीएम और फिर वो रिकमेंडेशन के बेसिस पे मेंबर्स इन एजीएम अपॉइंट कर लेगा उस ऑडिटर को। लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अग्री नहीं करते हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रीजन देना पड़ेगा कि क्या वैलिड रीजन होना चाहिए कि क्यों आप ऑडिट कमेटी से क्या कर रहे हो, अग्री नहीं करते हो। जब ये रीजनिंग दिया जाएगा ना, जब ये रीजनिंग दिया जाएगा, इसके बाद वापस से क्या होगा, इसके बाद वापस से 2 चीजें होंगी, या तो ऑडिट कमेटी जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से अग्री करेगी या तो फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से अग्री नहीं करेगी। तो एसी जो है, एसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से अग्री करता है या तो फिर एसी जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से डिसअग्री करता है। तो या तो अग्री करेगा या तो डिसअग्री करेगा। अग्री किया तो सेम चीज है, वापस से मेंबर्स को बता दो एजीएम में, और अगर डिसअग्री कर दिया तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल, ध्यान रखना यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल 2 चीजें बताएंगे, एक तो डिसअग्रीमेंट क्यों है उस चीज का रीजन आप दे दो, या तो फिर दूसरा पॉइंट क्या बताया गया है बच्चों,
या तो फिर दूसरा, एंड अलोंग विद दैट दूसरा, तुम्हारा जो रिकमेंडेशन होगा एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि आपको लगता है कि ये पर्सन को एज अ ऑडिटर अपॉइंट होना चाहिए, वो आप एजीएम में मेंबर्स को दे देना। तो ये इस तरीके से पूरा प्रोसीजर या मैनर से ऑडिट कमेटी क्या ऑडिटर जो है वो अपॉइंट होगा। और ये ऑडिट कमेटी आएगी या नहीं आएगी ये डिसाइड करेगा सेक्शन 177। और सेक्शन 177 क्या बात करता है, कौन सी कंपनीज है जिन्हें ऑडिट कमेटी बिठाना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला तो एवरी लिस्टेड कंपनी, तो ये तो बहुत ही इजी है, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी एंड ऐसी कंपनीज जो पब्लिक कंपनीज तो है लेकिन इनमें से कोई क्राइटेरिया को पूरा करे। कौन सा, या तो पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या तो फिर टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या तो फिर एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोइंग्स और डिबेंचर्स और डिपॉजिट्स। वापस से एक बार, LD3 यहाँ पे मैं बोरोइंग्स, डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट्स, मतलब क्या है LD3 या फिर यू कैन से LBD। ठीक है, LBD मतलब यहाँ पे क्या बोल सकते हो आप, लोन्स, बोरोइंग्स, डिपॉजिट्स एंड ना, या तो 100 करोड़ का पेड अप शेयर कैपिटल, या तो टर्नओवर 10 करोड़ का पेड अप शेयर कैपिटल या फिर उससे ज्यादा, या तो फिर टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा, या फिर लोन्स, बोरोइंग्स, डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स का अमाउंट जो है वो 50 करोड़ को क्रॉस करना चाहिए। यहाँ पे बस एक छोटा सा पॉइंट बता देती हूँ, पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन और इक्वल टू है 10 करोड़, यहाँ पे टर्नओवर है ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 करोड़, एंड यहाँ पे एग्रीगेट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन्स, बोरोइंग्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट जो है वो एक्सीडिंग 50 करोड़ है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, इतना अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं आता है। एक्सीडिंग 50 करोड़, डॉट 50 करोड़ भी होगा तब भी ऑडिट कमेटी की जरूरत नहीं है, 50 करोड़ प्लस 1 रुपी भी होगा तब भी आपको ऑडिट कमेटी बिठाना पड़ेगा। सो एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी और पब्लिक कंपनी जो ये क्राइटेरिया में आएंगे उन्हें ऑडिट कमेटी को क्या करना है, यहाँ पे ऑडिट कमेटी को बिठाना है इन द कंपनी। तो ये सेक्शन नंबर 177 है, ये अच्छे से समझ लेना। सो क्या क्या हमने कंप्लीट किया, पहले हमने देखा 139 सबसेक्शन 1 के अंडर कौन पर्सन होगा जो एज अ ऑडिटर आएगा फ्रॉम द, मतलब फर्स्ट जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर होगा वो कब से कब तक होगा, फिर उसका मैनर क्या होगा, फिर ऑडिट कमेटी क्या होती है, जब भी एज अ ऑडिटर कोई भी पर्सन आएगा उस टाइम पे उससे रिटर्न कंसेंट लेना है, और जब आप रिटर्न कंसेंट लेते हो उसके साथ साथ एक सर्टिफिकेट भी आपके पास आना चाहिए। और वो सर्टिफिकेट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें क्या बताया गया है, सबसे पहले तो वो ऑडिटर डिस्क्वालीफाई नहीं है अपॉइंटमेंट से, जो कि सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन 3 के जितने भी क्राइटेरियाज हमने देखे उसमें वो क्या है, डिस्क्वालीफाइड नहीं होता है। ये वो राइटिंग में बताएगा, एज अ ऑडिटर मुझे खुद आके बताना है कि भाई मैं उन सारे लिस्ट में डिस्क्वालीफाई नहीं होता हूं। दूसरा, एज अ ऑडिटर प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट इज एज पर द टर्म्स प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो सारे पूरे किए हुए हैं ऑफ द एक्ट। Proposed appointment is within the limit laid down by the authority. Within the limit laid down मतलब क्या है, स्पेशली 20 ऑडिट का जो लिमिट दिया हुआ है स्टैट्यूटरी ऑडिट का, उसकी यहाँ पे बात हो रही है। एंड द लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ द ऑडिटर एंड द ऑडिट फर्म, या तो फिर पार्टनर या तो ऑडिटिंग फर्म पेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू प्रोफेशनल मैटर्स, जो भी सच होगा, करेक्ट होगा, वो सब कुछ बताना है। देखो ये डिस्क्लोजर जरूरी क्यों है, क्योंकि हमने पहले ही देखा ऑडिट कमिटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट के टाइम पे देखते प्रोफेशनल मैटर्स पे कुछ भी प्रोसीडिंग्स चालू है या नहीं। तो अगर चालू है तो आपको क्लियरली बताना है, वरना फिर हम लोग आपको शायद अपॉइंट ना करें क्योंकि सीरियस मैटर हो रहा है। तो इसीलिए प्रोफेशनल जो भी प्रोफेशनल मैटर्स के जो प्रोसीडिंग्स है वो बताने हैं, जो विद इन लिमिट है आप वो बताओ, टर्म्स ऑफ द एक्ट कंप्लीट किया है वो बताओ, एंड डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहे 141 सबसेक्शन 3 के क्राइटेरियाज पे, वो चारों चीजों को एंड में राइटिंग में कंसेंट देते टाइम पे अलोंग विद द सर्टिफिकेट, ये एज अ ऑडिटर बताने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वापस से एक बार याद करेंगे 4 चीजें, एक तो डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहा है, दूसरा टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, एक तो डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ है, दूसरा टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, तीसरा लिमिट में दिया हुआ है, एंड लास्ट इज कोई भी प्रोफेशनल मैटर या डिसकंडक्ट में कुछ भी जो भी डिस्क्लोजर होगा वो देना है।
तो यहाँ पे ये इतनी बेसिक चीजों को याद रखना, एज अ सर्टिफिकेट एंड रिटर्न कंसेंट। और उसके बाद एक बार अगर वो एज ऑडिटर अपॉइंट हो गया तो एक फॉर्म नंबर है ADT1, ऑडिट एंड ऑडिटर्स का एक फॉर्म नंबर है ADT1, जो कि विद इन 15 डेज फ्रॉम हिज अपॉइंटमेंट कंपल्सरी कंपनी को ROC को सबमिट करना होता है। तो ये याद रखना, अगर MCQ के लिए आए तो ऑलरेडी मैंने फॉर्म नंबर्स का लिस्ट या जो रेजोल्यूशन है या स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कहाँ होगा, या एग्जाम्शंस का जो लिस्ट है, या फिर यू कैन से लिमिट्स कि कहाँ पे, जैसे ये थ्रेशोल्ड था, ये हर जगहों पे अलग अलग आएगा। जैसे अभी यहाँ पे जो लिमिट लिखा है देखो वापस से लिमिट आ गया। तो इस तरीके से बहुत सारे सिचुएशंस में अलग अलग थ्रेशोल्ड्स जो है उन सबका एक समरी बनाया हुआ है और एक ही जगह पे डाला हुआ है। वो मैंने ऑलरेडी मेरे इंस्टाग्राम हैंडल्स पे डाला हुआ है, kataria.tejal, सर्च कर लेना, वहां पे आपको मिल जाएगा। रील्स में आपको ये 10 पेजेस में, 15 पेजेस में सब कुछ कवर किया हुआ है। आपको बस जाके वो रील को चेक करना है। आपका बहुत सारा कंटेंट समराइज्ड फॉर्मेट में एक ही जगह पे, जिससे कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, इस तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है। सो मेक श्योर दैट यू गो एंड चेक दैट रील, मैंडेटरी है आप सारे स्टूडेंट्स के लिए। अब मैं बात करूंगी अगले सेक्शन पे। ये पूरा हमने सेक्शन नंबर 139 सब सेक्शन 1 अलोंग विद द रूल हमने कंप्लीट कर लिया कि कैसे एज अ ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा। अब जब ऑडिटर अपॉइंट होता है तो यहाँ पे देखो, एक ऑडिटर है, पहले साल आया, उसके बाद 5 साल का टाइम है। आफ्टर 5 इयर्स तब तक ना यूजुअली क्या होता है, रिलेशंस अच्छे बनना स्टार्ट हो जाता है। 5 साल तक वो ऑडिटर का उस कंपनी से रिलेशन अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से कंपनी के साथ जो उसका रिलेशन अच्छा है उसकी वजह से इंडिपेंडेंस जो होता है एज अ ऑडिटर वो शायद खत्म हो जाएगा, और कंपनी के जो भी कांड हो रहे हैं उसमें ऑडिटर भी शामिल हो सकता है, ऐसा गवर्नमेंट को लगता है। और इसीलिए आया कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर, रोटेशनल ऑडिटर्स। रोटेशनल ऑडिटर्स का अर्थ क्या होता है कि देखो मैक्सिमम कितने टाइम के लिए, मैक्सिमम कितने टाइम के लिए ऑडिटर अपॉइंट किया जाना चाहिए, अगर वो इंडिविजुअल है तो, और फर्म है तो क्या। तो ये जो मैक्सिमम टाइम पीरियड दिया हुआ है ये कितना दिया है, अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल आएगा फॉर अ टर्म ऑफ 5 consecutive years, एंड ऑडिट फर्म है तो 2 terms of 5 consecutive years। ध्यान से समझना, अगर जो पहला ऑडिटर, जो भी ऑडिटर आता है, अगर वो इंडिविजुअल है तो हम कितने टाइम के लिए लेंगे उसे, 5 years of 5 consecutive years के लिए लेंगे, वैसा एक टर्म पूरा होगा। और अगर फर्म है तो 5 साल के ऐसे 2 टर्म्स को हम उसको क्या कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना, 2 terms of 5 consecutive years मतलब यहाँ पे वापस से क्या होगा, उसका रीअपॉइंटमेंट होगा फॉर नेक्स्ट 5 years के लिए। समझ आया, क्लियर हुआ। अगर फर्म है तो ही, बट अगर इंडिविजुअल है तो 5 साल करो और निकलो। फिर बाद में क्या वो इंडिविजुअल वापस कभी उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अज्यूम दैट आई एम अ प्रैक्टिसिंग सीए, और अगर मुझे रिलायंस का ऑडिट करना है, एज अ इंडिविजुअल करना है, अज्यूम, तो एज अ इंडिविजुअल मैं 5 साल तो कर लूंगी, बट क्या हमेशा जिंदगी भर के लिए मैं रिलायंस में वापस नहीं जा सकती, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इसीलिए कॉन्सेप्ट आता है कूलिंग पीरियड का। मतलब क्या है, ध्यान से समझना। कूलिंग पीरियड का अर्थ क्या होता है, कूलिंग पीरियड मतलब कूलिंग पीरियड का अर्थ ये है कि देखो, जब भी कोई ऑडिटर आएगा, अगर वो इंडिविजुअल है, ठीक है, कौन है, इंडिविजुअल है, तो यहाँ पे फर्स्ट एजीएम से 6th एजीएम तक उसे अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन इसके आगे उसे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, वो एज अ ऑडिटर नहीं आ सकता, क्योंकि ये कूलिंग पीरियड है। अब ये जो कूलिंग पीरियड है, ये कूलिंग पीरियड कितने टाइम के लिए चलेगा, कूलिंग पीरियड, और यहाँ पे बनेगा एज अ ऑडिटर। अब ये कूलिंग पीरियड कितने टाइम के लिए चलेगा, नेक्स्ट 5 years के लिए चलेगा, ठीक है। आपने फर्स्ट टर्म, एक टर्म ऑफ 5 years उसको अपॉइंट कर लिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको कूलिंग पीरियड दे रहे हैं 5 साल का। तो क्या 5 साल के आगे का जो टाइम होगा, 5 साल के आगे का जो टाइम होगा, क्या यहाँ पे 5 साल के आगे क्या वो वापस से आ सकता है, क्या मैं वापस से आफ्टर 5 years, जो कूलिंग पीरियड के 5 साल है वो खत्म होने के बाद, क्या वापस से यहाँ पे एज ऑडिटर आ सकती हूँ क्या, द आंसर इज यस, मुझे वापस से एज ऑडिटर आने का राइट मिल जाएगा। इज दैट क्लियर, ठीक है।
तो इस तरीके से आपका एज अ इंडिविजुअल पूरा प्रोसेस चलेगा। लेकिन ये तो हुआ इंडिविजुअल के केस में, बट व्हाट अबाउट द फर्म्स? तो जब भी हम लोग फर्म्स की बात करेंगे तो फर्म के केस में क्या होता है, 2 टर्म्स ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर दिया हुआ है लॉ ने। क्या दिया हुआ है लॉ ने? 2 टर्म्स ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। तो ये जो 2 टर्म्स ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स है वो कैसे होंगे? यहाँ पे फर्स्ट एजीएम में अज्यूम करो उसको अपॉइंट किया है, तो यहाँ पे पहले तो 6th एजीएम तक वो रहेगा। 6th एजीएम से आगे 7th ईयर, 8th ईयर, 9th ईयर, 10th ईयर, तो यहाँ पे 10th एजीएम तक क्या वो रहेगा? यस। बट क्या 10 साल के बाद ही उसको हटा दिया जाएगा? ध्यान से सुनना, ये कितने साल हुए बच्चों? या ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3 और ये हुआ 4। यानी कि बच्चा यूजुअली क्या करता है, 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स ऑफ 2 टर्म्स बोलता है, तो वो 10वें एजीएम में ही उसको हटा देता है। आपको ध्यान रखना है, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट मैंने बोला है कि वो आएगा 11th एजीएम तक। यहाँ पे बेसिक एकदम कैलकुलेशन कंफ्यूजन क्रिएट होता है, कैलकुलेशन मिस्टेक की जाती है। देखो, आपको अगले 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए, 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए वो पूरा टर्म लेना है। तो ये 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10 एंड 10 to 11 जब कंप्लीट हो जाएगा 11th एजीएम, यहाँ पे उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसे जाना पड़ेगा। यहाँ पे वो क्या होगा, इसका रोटेशन क्रिएट होगा या रिटायरमेंट हो जाएगा। और उसके आगे वापस से अगले 5 सालों तक क्या किया जाएगा, अगले 5 सालों तक कूलिंग पीरियड रहेगा। अब ये अगले 5 सालों तक जब कूलिंग पीरियड रहेगा तब वो फर्म यहाँ पे आ नहीं सकता एज अ ऑडिटर। इसके आगे वापस से चला आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके आगे वापस से यहाँ पे क्या रीअपॉइंटमेंट हो सकता है उसी फर्म का? यस, उसे आई वोंट से रीअपॉइंटमेंट, बट यस, न्यू अपॉइंटमेंट यहाँ पे क्या होगा, वापस से होगा उसी फर्म का, अगर वो चाहे तो। फिर वापस से तुम 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए 2 टर्म्स, मैं यूजुअली 10 साल इसीलिए नहीं बोलती हूँ क्योंकि ये गलती होती है बच्चे से कि 10th एजीएम तक ही उसके दिमाग में रहता है, बट वो 10th नहीं 11th एजीएम है। ये याद रखना, पहली मिस्टेक, क्योंकि एज अ स्टूडेंट मैंने ये मिस्टेक की है, इसीलिए मुझे पता है कि एज अ स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट को वो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो आपको समझना है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, ये 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर का एक टर्म हुआ। फिर 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, ये अगला हुआ। क्लियर है? और फिर 5 साल का कूलिंग पीरियड, मतलब 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16, ये जो 5 साल है 16th एजीएम तक वो कूलिंग पीरियड रहेगा। फिर वापस से 16th एजीएम से आगे आप वापस से उसको लेके आ सकते हो। ये क्लियर हुआ? आई होप सो यू आर क्रिस्टल क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम में आता है कि 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए अगर वन टर्म किसी भी इंडिविजुअल ऑडिटर ने रखा है तो 5 साल का उसको क्या करना पड़ेगा, 5 साल के बाद उसको कूलिंग पीरियड है, उसके बाद ही वो रीअपॉइंट होगा। और अगर कोई फर्म है तो 2 साल, जो 5 साल का, 5-5 साल का, ऐसा 2 टर्म्स का टाइम पीरियड दिया जाएगा। उसके बाद 5 साल के लिए उसे वापस से क्या करना पड़ेगा, 5 साल के लिए हटाना पड़ेगा, फिर वापस से यू कैन रीअपॉइंट हिम। क्या ये पॉइंट समझ आया? ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एन ऑडिट फर्म शैल नॉट हैव, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुन लेना, ये वाला पॉइंट है क्या। ये पॉइंट क्या बात करता है? ये पॉइंट देखो, यहाँ पे बहुत सारी हेरा फेरी हो सकती है ना। यहाँ पे क्या हो सकता है, बहुत सारी हेरा फेरी हो सकती है और बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन करके यहाँ पे गलत चीजें हो सकती है। जैसे कि ये कूलिंग पीरियड हमने इसीलिए रखा है ताकि इंडिपेंडेंस बना रहे। तो ये कूलिंग पीरियड को हमें एज अ ऑडिटर या एज अ कंपनी नहीं चाहती कि यार ये बंदे को हम जाने दें एज अ ऑडिटर, क्योंकि अगर ये चला गया तो हमारी जो पोल है वो अगले ऑडिटर को पता चल जाएगी, सारी पोल खुल जाएगी उसके सामने। तो इसीलिए क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो क्या करने की कोशिश करी जा सकती है, अरेंजमेंट करने की कोशिश करी जा सकती है। और इसीलिए कुछ चीजों को स्पेसिफाई किया गया, और वो कुछ चीजें जो स्पेसिफाई की है वो स्पेसिफाई की है रूल नंबर 6 ने। किसने? रूल नंबर 6 ने। तो ये रूल नंबर 6 के जितने भी ये सारी चीजें लिखी है, रूल नंबर 6, सब रूल 3, सब रूल 4, ये 2, 3, ये सारी चीजों को मिला के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में आपके सामने प्रेजेंट करूंगी, और एक एक करके केस स्टडी आप समझना ताकि ये पूरे के पूरे पॉइंटर्स हमारे कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जब भी कभी कोई ऑडिटर अपॉइंट होगा, ठीक है, तो एन इनकमिंग ऑडिटर जो होगा कैन बी रीअपॉइंटेड, बट कब? आफ्टर दी
5 years ऑफ कूलिंग पीरियड, करेक्ट है। बट जब वो 5 years का कूलिंग पीरियड होगा उस टाइम पे जो नया ऑडिटर आया है, जब पहला ऑडिटर तो यहाँ पे चला गया ना, ये इतने साल तक जो भी XYZ, जैसे कि हम नाम ले लेते हैं मिस्टर टॉम, है ना, टॉम आया था, कहां से कहां तक, टॉम जो फर्म है टॉम एंड को, ठीक है, ये पार्टनरशिप फर्म है या LLP है कोई तो ये जब आए थे उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड ऑडिटर आएगा, भलता नया ऑडिटर आएगा, तो ये वाली जो XYZ LLP होगी जो एज अ ऑडिटर आ रही है, उसका और इसका किसी भी तरीके का कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। अब कैसे क्या, वो ध्यान से समझना एक एक केस के थ्रू। इसका मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ, सबसे पहले तो हमें ये समझने से पहले, इसके केस स्टडी समझने से पहले हमें मीनिंग समझना है सेम नेटवर्क वर्ड का। किस वर्ड का? सेम नेटवर्क वर्ड का। सेम नेटवर्क का अर्थ क्या होता है बच्चों? सेम नेटवर्क मतलब जहां पे टू फर्म्स आर कंसिडर्ड इन दी सेम नेटवर्क। जब क्या होगा? टू फर्म्स को सेम नेटवर्क में कंसिडर किया जाएगा। अब सेम नेटवर्क में ऑपरेट करने का अर्थ क्या होता है? सेम नेटवर्क में ऑपरेट करने का अर्थ ये है कि या तो आप सेम ब्रांड को बिलोंग करते हो, या तो फिर आप सेम ब्रांड नेम को बिलोंग करते हो। ये आपके पास लिख के रख देना सारी चीजें, जो भी मैं लिख रही हूं वो सारी चीजें काम की है, वो आपको बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देगी। तो मेरे साथ साथ आपने भी बहुत सारी चीजें लिखनी है, ठीक है। सेम ट्रेड नेम के साथ चलेगा, या तो फिर सेम कंट्रोल, सेम या कॉमन कंट्रोल, आई वुड से सेम और कॉमन कंट्रोल से चलेगा। तो सेम नेटवर्क का अर्थ ये है। एक एक करके सबका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। सबसे पहले तो मैं इसका एग्जाम्पल दे देती हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल, फिर हम इस एग्जाम्पल पे जाएंगे और फिर हम इस एग्जाम्पल पे जाएंगे, ठीक है। एक एक करके एग्जाम्पल समझते हैं। पहला एग्जाम्पल जो कि है सेम ब्रांड नेम के अंडर। तो देखो क्या होता है, सपोज एक तरफ है ABC एंड को, ठीक है, जो कि मुंबई बेस्ड है, एंड दूसरी तरफ है ABC एंड को, लेकिन ये दिल्ली बेस्ड है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि यहाँ पे सेम ब्रांड है ABC एंड को, बस एक मुंबई की ब्रांच है और एक दिल्ली की है। तो इसका मतलब आप सेम ब्रांड नेम के अंडर ही आते हो। अगर किसी भी कंपनी ने, जैसे कि रिलायंस ने क्या किया, ABC एंड को एज ऑडिटर रखा है, ABC एंड को एज ऑडिटर रखा है, तो क्या ये जो मुंबई की ब्रांच है उसको एज ऑडिटर रखा है, तो क्या दिल्ली की ब्रांच वापस से एज ऑडिटर आ पाएगी? नहीं। यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, ये भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। फिर भले तुम दिल्ली के क्यों ना हो, दिल्ली में तुम्हारा काम चल रहा होगा, मुंबई वालों से कोई कनेक्शन नहीं होगा, तब भी तुम सेम ब्रांड नेम के अंडर आते हो, इसीलिए यहाँ पे उनको अपॉइंट नहीं किया जाएगा। क्या ये पॉइंटर्स क्लियर है? पहला ये था आपका एग्जाम्पल ऑन सेम ब्रांड नेम। यहाँ पे लिख देती हूँ सेम ब्रांड नेम। यहाँ पे क्या है, सेम ब्रांड नेम के अंडर सारा गड़बड़ हो रहा था। अब सेम ब्रांड नेम, आगे जो है वो है सेम ट्रेड नेम। अब सेम ट्रेड नेम के लिए मैंने आपको क्या कहा था, सेम ट्रेड नेम मतलब क्या है, ध्यान से देखो। ट्रेड नेम का अर्थ होता है, मतलब कि ये होता है, ट्रेड नेम जब सेम होता है मतलब कि एक ऐसा नेम थ्रू विच फर्म्स मार्केट देमसेल्व्स मतलब क्या है, समझाती हूं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मेसर्स शर्मा एंड को, और दूसरा एग्जाम्पल है मेसर्स गुप्ता एंड को, ठीक है। वैसे देखा जाए तो नाम अलग अलग है, ब्रांड नेम यहाँ पे जैसे देखा गया था ABC एंड को यहाँ पे सेम ब्रांड नेम था, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो नाम तो अलग अलग है। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे, बताओ मुझे? नहीं है ना, करेक्ट है। तो लीगली दे हैव डिफरेंट नेम्स, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, डिफरेंट नेम्स है, बट बोथ एडवर्टाइज एंड ऑपरेट अंडर
एसजी ग्लोबल ऑडिटर्स। अब समझो ध्यान से, अगर एसजी ग्लोबल ऑडिटर ये सेम ट्रेड नेम के अंडर अगर आए तो क्या अपॉइंटमेंट होना चाहिए? ऑब्वियसली नॉट। ये बेसिकली रियल लाइफ में होता है, ये जो ट्रेड नेम है। EY इज द बिग शॉट LLP, करेक्ट है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग कंपनी, बहुत सारे पार्टनरशिप फर्म्स है, उन सबका मिला के एक नेटवर्क क्रिएट हुआ है और वो मार्केट अपने आप को EY के नाम से करते हैं। ओके, कभी भी आप आर्टिकलशिप में जाओगे तो आप EY बोल तो सकते हो कि मैंने आर्टिकलशिप EY से की है, लेकिन आपके जो आर्टिकलशिप में प्रिंसिपल का जो साइन होगा वो EY के LLP का नहीं होगा, वो इसके अंडर, इस EY के ब्रांड के अंडर जितने भी बाकी के पार्टनरशिप फर्म्स है या LLPs है जो एक कॉमन ट्रेड नेम के साथ काम कर रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने एक स्टूडेंट का सुना था, कोई तो बाटली वाला करके कोई तो पार्टनरशिप फर्म थी जिसके अंडर उसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, जबकि वो काम EY के अंडर कर रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, कॉमन ट्रेड नेम के अंडर, कॉमन ट्रेड नेम के अंडर क्या होता है, बहुत सारे ऐसे क्या करते हैं, बहुत सारे मार्केट अपने आप, बहुत सारे फर्म्स अपने आप को मार्केट करते हैं और इसीलिए उनका धंधा चलता है। तो ऐसे सेम ट्रेड नेम के अंडर अगर आप कर रहे हो काम तो नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें भी फिर यहाँ पे कांड होने के पूरे चांस होते हैं। और तीसरा एग्जाम्पल मैंने बोला था कॉमन कंट्रोल का, तीसरा एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, कॉमन कंट्रोल का। कॉमन कंट्रोल मतलब क्या है कि देखो, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए PQR एंड कंपनी और एक तरफ है XYZ एंड कंपनी, ठीक है, लेकिन ये दोनों भी सेम मैनेजमेंट से ड्रिवन है। इन दोनों के जो डिसीजन मेकिंग है वो सेम मैनेजमेंट के पास है, डिसीजन मेकिंग जो है वो सेम मैनेजमेंट के पास है। तो अगर ये सेम है ना डिसीजन या फिर मैनेजमेंट, तो फिर हम अलाउ नहीं कर सकते कि PQR एंड कंपनी आप रिलायंस का ऑडिट करो और दूसरी तरफ XYZ एंड कंपनी आप ही रिलायंस का ऑडिट करो। 5 साल के बाद XYZ करेगा, फिर वापस से 5 साल के बाद क्या किया जाएगा, PQR को करेगा। तो इस तरीके से क्या होंगे, सारी चीजें गलत हो सकती है और इसीलिए हम ये रूल को एग्जिस्ट करते हैं कूलिंग पीरियड ऑफ 5 इयर्स के। क्या ये पॉइंटर्स सबको क्लियर हुए? कैन आई गो हेड विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट? ये अलग थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये जैसे यहाँ पे लिखा है ना मैंने, कॉमन सेम ब्रांड नेम, ट्रेड नेम, कॉमन कंट्रोल, इसी के साथ एक छोटा सा और एक पॉइंट है जो मुझे लगता है कि स्टूडेंट ने फोकस में रखना चाहिए, एंड दैट इज नथिंग बट कॉमन पार्टनर का। कॉमन पार्टनर का अर्थ क्या है, ध्यान से देखना। जैसे कि यहाँ पे एक कंपनी है, एक पार्टनरशिप फर्म है ABC एंड को, मिसेस ABC एंड को, और एक पार्टनरशिप है ADB एंड को, जहां पे ए जो पार्टनर है वो दोनों में कॉमन है। ए पार्टनर क्या है, दोनों में कॉमन पार्टनर है। ओके, अब क्या हुआ ध्यान से देखना, एक कंपनी है और कंपनी का नाम है टिट्टू लिमिटेड। इस टिट्टू लिमिटेड में ABC एंड को 10 साल के लिए एज अ पार्टनर, 10 साल के लिए एज अ ऑडिटर अपॉइंट हो चुके हैं। 10 साल मतलब 2 टर्म्स ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, मैं आपके दिमाग में 10 साल डालती नहीं हूँ, 2 टर्म्स ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए अपॉइंट किया। अब वो तो चले गए, अब उनको क्या लग रहा है, टिट्टू लिमिटेड को लगता है यार यही अगर हमारे पास होते, क्योंकि ए जो बंदा ऑडिट कर रहा था वो हमारे साथ सब कुछ सही तरीके से मैच कर रहा था। तो एक काम करते हैं, अभी हम लोग ADB एंड को जो है ना, इसे हमारा एज द ऑडिटर लेके आते हैं। तो क्या ये अलाउ किया जाएगा? नहीं, क्यों? क्योंकि कॉमन पार्टनर है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कॉमन पार्टनर है तो इसीलिए ये अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इसके बेसिस पे पूरा रोटेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये रोटेशन का, कूलिंग पीरियड का, ये कॉमन नेटवर्क, ये सबको मिला के, जॉइंट ऑडिटर्स, ये सबको मिला के जो रूल 6 एंड जो सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 है वो बना हुआ है, जो कि बात करता है रिगार्डिंग रोटेशन ऑफ द ऑडिटर। तो एक बार के लिए पूरा सेक्शन 139(2) एंड रूल 5, रूल 6 ऑफ द कंपनीज रूल्स 2014 एक बार पूरा समझते हैं। सबसे पहले सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 किस पे बात करता है? सेक्शन 139(2) बात करता है कि देखो 139(2) प्रोवाइड्स दैट एवरी लिस्टेड कंपनी, या तो फिर ऑल द कंपनीज एक्सक्लूडिंग 1 पर्सन कंपनीज एंड स्मॉल कंपनीज, जो कि होगी अनलिस्टेड पब्लिक जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है,
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ से ज्यादा है, या फिर ऐसी पब्लिक बोरोइंग्स फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक पब्लिक डिपॉजिट जो 50 करोड़ या उससे ज्यादा है। ध्यान से समझना, यहाँ पे 50 करोड़ इंक्लूडेड है, 50 करोड़ एंड उससे ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे भी 50 करोड़ एंड उससे ज्यादा, यहाँ पे 10 करोड़ एंड उससे ज्यादा की बात हो रही है। करेक्ट है, 50 करोड़। एक मिनट, एरो उल्टा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो भी डिपॉजिट्स बोरोइंग्स लिए गए हैं वो 50 करोड़ से ज्यादा चाहिए। यहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल है, यहाँ पर भी पेड अप शेयर कैपिटल है, बट दोनों के फर्क क्या है दोनों में, एक तरफ है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी तो दूसरी तरफ है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो ये ध्यान रखना, हर लिस्टेड कंपनी को तो ये रोटेशन वाला खेल खेलना ही है, बट अलोंग विद दैट ये जो कंपनीज है जो कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज है या फिर जो अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनीज है, तो प्राइवेट कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़, अनलिस्टेड का 10 करोड़, एंड जो भी पब्लिक कंपनीज है जिनका बोरोइंग्स जो है वो पब्लिक कंपनीज लिखा हुआ है, सॉरी पब्लिक बोरोइंग्स लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे पब्लिक कंपनी भी इंक्लूडेड है बच्चों एंड प्राइवेट कंपनी भी इंक्लूडेड है, ये ध्यान रखना। पब्लिक कंपनी इज ऑल्सो इंक्लूडेड एंड प्राइवेट कंपनी इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस। तो ये 50 करोड़ या उससे ज्यादा है। यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना, एक्सक्लूडिंग 1 पर्सन कंपनी एंड स्मॉल कंपनी, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 पर्सन कंपनी को हटा देना, स्मॉल कंपनीज को हटा देना, और फिर उसके बाद देखो स्मॉल कंपनी का तो ऑलरेडी हमारा अमेंडमेंट आ चुका है, 10 करोड़ या उससे ज्यादा का पेड अप शेयर कैपिटल अगर होगा तो वो कंपनी स्मॉल वैसे ही नहीं होती, तो 10 करोड़ से कम ही है तो बाय डिफॉल्ट हमारा क्राइटेरिया पूरा हो ही रहा है, तो स्मॉल कंपनी तो वैसे ही हट जाएगी और 1 पर्सन कंपनी भी हट जाएगा। ठीक है, सो 1 पर्सन कंपनी स्मॉल कंपनी को इंक्लूड नहीं करना है, बाकी सारे इस तरीके के कंपनीज को इंक्लूड करना है। वापस से एक बार ध्यान रखना, यहाँ पे लिस्टेड है, फिर अनलिस्टेड, पब्लिक, प्राइवेट एंड यहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट है। ठीक है, और यही 177 में क्या था, सिर्फ पब्लिक कंपनीज पर बात हो रही थी और उनके पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर एंड बोरोइंग्स पर बात हो रही थी। ध्यान रखना कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू है, हर रोज ये रिवाइज करते रहना, जो स्पेशली लिमिट्स के जो चार्ट्स मैंने डाले हुए रोज रीड करते रहना और आंखों के सामने रखना, थोड़ा थोड़ा सा करके रोज 2-2 4-4 कर करके आपको याद करने हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ूंगी। उसके बाद तो ये मैंने पूरा रीअपॉइंटमेंट का बता दिया। अब ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एन ऑडिट फर्म शैल नॉट हैव एनी कॉमन पार्टनर, क्या लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है, शैल नॉट हैव एनी कॉमन पार्टनर और द पार्टनर्स who are or were the partners of the other audit firm। तो कॉमन पार्टनर वाला कोई सीन ही नहीं चाहिए हमें। whose tenure has been expired immediately preceding financial year पे, immediately preceding financial year जो भी होगा वहां तक अगर उसका टर्न मतलब कॉमन पार्टनर है किसी भी तरीके से, फर्म में हो या इंडिविजुअल, कुछ भी हो, आप ले ही नहीं सकते उसको। इट मीन्स द ऑडिट फर्म विद द कॉमन पार्टनर शैल नॉट बी अपॉइंटेड इन सक्सीडिंग ईयर्स ऑल्सो, जहां पे हमको 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का कूलिंग पीरियड रखना है। ये स्पेसिफिकली मैंने मेंशन किया हुआ है, बाइफर्केशन या उसका इंटरप्रिटेशन करके आपके सामने रखा हुआ है। उसके बाद जब भी हम लोग रोटेशन की बात करेंगे, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, ऑडिट कमेटी कब आएगी, तब कैसे रोटेशन होगा, तो इसमें भी सेम, ऑडिट कमेटी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी डिसाइड करेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करके रेकमेंड करेंगे। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने दे दिया आपको। अब इसके आगे जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका रूल नंबर 6। सबसे पहला क्रिटिकल हाईलाइट नंबर 1, इंडिविजुअल ऑडिटर shall include the other individuals and the firm which are under the same trade name or the brand name. Consecutive years means all preceding financial year for which individual auditor has been appointed as an auditor until there has been the break of 5 years or more, until there has been a break of 5 years or more। अब एक अच्छा सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स लिखा हुआ है ना, तो अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ, देखते कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ, ध्यान से देखना गेम क्या है। उन्होंने क्या बोला था, 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर ना, तो क्या हुआ, फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट कर दिया, ठीक है, फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन पे अपॉइंट हो गया, सेकंड एजीएम में भी है, थर्ड एजीएम में भी है, थर्ड एजीएम के कंक्लूजन पे यहाँ पे ऑडिटर जो है वो छोड़ के चला जाता है,
ऑडिटर जो है वो क्या है, बेसिकली डिस्क्वालीफाई होता है, वॉट एवर डिस्क्वालीफाई होता है, रिजाइन कर देता है, कुछ भी कर देता है, थर्ड एजीएम पे छोड़ देता है ना। फिर फोर्थ एजीएम चला जाता है, फिफ्थ एजीएम चला जाता है, सिक्स्थ एजीएम चला जाता है, सेवेंथ एजीएम के कंक्लूजन में, सेवेंथ एजीएम में यही ऑडिटर जो यहाँ पे थर्ड एजीएम में डिस्क्वालीफाई किया गया था, उसको अब वापस से अपॉइंट करने की बारी आती है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे उसका अपॉइंटमेंट हो सकता है या नहीं, ये सवाल है। आई डोंट नो कितने स्टूडेंट्स ने ये सवाल को समझा होगा या उसको क्लिक हुआ होगा या उसको आंसर आ रहा होगा। ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्योंकि लॉ को रीडिंग बिटवीन द लाइंस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये लिखा, हर चीज लिखी नहीं जाएगी। ठीक है, आपको इंटरप्रिट करना है। तो मैंने क्या कहा कि फर्स्ट एजीएम में ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया गया, फिर सेकेंड हो गया, थर्ड एजीएम में ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हुआ कोई रीजन से, चला गया। 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर पूरे हुए क्या, नहीं हुए। फिर उसके बाद वो 4 साल, 3-4 साल वो नहीं था, ड्यू टू हेल्थ रीजन, व्हाटएवर जो भी रीजन था, चला गया। सेवेंथ एजीएम में आए हैं वापस से, सेवेंथ एजीएम में आए हैं वापस से, तो क्या यहाँ पे सेवेंथ एजीएम में उसको अपॉइंट कर पाएगा वो कंपनी? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार अगर आप चले गए, तो एक बार चले जाने के बाद कूलिंग पीरियड नॉन स्टॉप 5 इयर्स के लिए चाहिए। फिर आप 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए, हम तो नहीं थे, हमारा यहाँ पे बचा हुआ टाइम पीरियड था, तो वो कंटिन्यू हम कर सकते हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बैक टू बैक 5 इयर्स यू विल बी गॉन, वंस गॉन, गॉन फॉर 5 इयर्स। इतना दिमाग में रख देना। इसीलिए यहाँ पे बहुत क्लियरली मैंने क्या लिख के दिया क्रिटिकल हाईलाइट में, consecutive years means all the preceding financial year for which the individual auditor has been the auditor until there has been the break of 5 years or more. जब तक 5 साल का ब्रेक नहीं होता तब तक वो वापस नहीं आ पाएगा। Is that clear everyone? I hope so you got the proper clarification and understanding of the concept. आगे मैटर ऑफ रोटेशन, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, सेम ब्रांड नेम, ट्रेड नेम या कॉमन कंट्रोल के अंडर अगर आए तो आपको कंपलसरी कूलिंग पीरियड एप्लीकेबल होगा। जहां पर भी आप एज अ जॉइंट ऑडिटर आए, आपको कूलिंग पीरियड एप्लीकेबल होने वाला है। यही सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई है। अब मैं वापस से आगे बढ़ूंगी। अब मैंने कंप्लीट किया है सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 1 वी कंप्लीटेड। सेक्शन 139(1) क्या बात कर रहा था बच्चों, एक बार बता दो। 139(1) अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर, बट कौन सा? सब्सिक्वेंट ऑडिटर। बट कहां पे? नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में सब्सिक्वेंट ऑडिटर। बट ये सब्सिक्वेंट ऑडिटर कहां पे? नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में। करेक्ट है, हाँ या ना? उसके बाद हमने देखा 139(2) जो किसके बारे में बात कर रहा था? रोटेशन ऑफ ऑडिटर पे, हाँ या ना? करेक्ट है, क्लियर है। 139(3) also talks about rotation of the auditor only. ओके उसके बाद 139(4) पे मैं बात करूंगी, जो कि हमने बात करी हुई है ऑलरेडी। जब भी कभी डिस्क्वालिफिकेशन होता है अंडर सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन 3, तो यहां पर जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है, जिसकी वजह से ऑडिटर चला गया, उसकी वजह से जो वैकेंसी क्रिएट हुई, उसे हम लोग कैजुअल वैकेंसी कहते हैं। ये हम देख चुके हैं। उसके बाद हमने बात करी सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 5 की, जहां पे सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट था, सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट था। बट ये जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट जो था, वो किसके केस में था? गवर्नमेंट कंपनी के केस में था। क्या आप सबको ये याद है? करेक्ट। उसके बाद हमने देखा सेक्शन नंबर 139 6 एंड 7, जहां पे हमने फर्स्ट ऑडिटर की बात करी थी। फर्स्ट ऑडिटर, बट ये कौन सा? नॉन गवर्नमेंट कंपनी का, हाँ या ना? फर्स्ट ऑडिटर लेकिन नॉन गवर्नमेंट कंपनी का। एंड दूसरा हमने बात करा सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 7, जो कि बात कर रहा था फर्स्ट ऑडिटर ही बट गवर्नमेंट कंपनी के केस में। क्या ये सारे पॉइंटर्स आप सबको याद है? क्या ये सारे पॉइंटर्स याद है? उसके बाद मैंने बात करी सेक्शन 139 सबसेक्शन सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 पे, जहां पे कैजुअल वैकेंसी, फिर वो गवर्नमेंट की हो नॉन गवर्नमेंट की हो, ये दोनों इसी सेक्शन में कवर किए गए थे। गवर्नमेंट कंपनी का हो या नॉन गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर हो, कैजुअल वैकेंसी के केस में जब भी वापस से अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर होगा, तो आएगा आपका 139(8). क्या ये पॉइंटर सबको याद है? अब बचे हुए हैं सेक्शन 139 9 10 11। ठीक है,
एक एक करके तीनों सेक्शंस को देखना है। ये क्लियर हो चुका है, ये कंप्लीट हो गया हमारा 139, 9, 10 एंड 11। ध्यान से समझना। अ रिटायरिंग ऑडिटर मे बी रीअपॉइंटेड, ध्यान से समझना। हमने रोटेशन देखा था, रीअपॉइंटमेंट इज डिफरेंट, रोटेशन इज डिफरेंट। रोटेशन का अर्थ क्या है? 5 साल कूलिंग पीरियड हटा दो, 5 साल के लिए रखो, 5 साल कूलिंग पीरियड हटा दो। तो रिटायरिंग ऑडिटर मतलब क्या है? जब कोई ऑडिटर रिटायर होता है, चला जाता है, रिटायर होने वाला होता है, क्या उसको हम रीअपॉइंट कर सकते हैं क्या? कोई भी ऑडिटर का, देखो ऑनेस्टली कहूं तो हर एजीएम में ऑडिटर का रीअपॉइंटमेंट होता है। एक साथ आप 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर के लिए अपॉइंट कर सकते हो, नो डाउट। अपॉइंट कर दिया, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत ही नहीं। बट ऐसा भी पॉसिबल है कि आप हर एक साल के लिए आप बोलो कि अगले साल हम लोग वापस से रीअपॉइंटमेंट करना है या नहीं, वो सोच सकते हैं। तो फर्स्ट एजीएम में आपने अपॉइंट कर लिया, आप इवन दो इट्स अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, स्टिल यू कैन से कि सेकंड एजीएम में हम सोचेंगे वापस से इसको रीअपॉइंट करना है या नहीं, थर्ड एजीएम में वापस से सोचेंगे। बट वो बंदा अगर रीअपॉइंटमेंट करने के लायक है, कंपनी चाहती भी है, तो वो रीअपॉइंट हो सकता है, बट कब तक? 5 सालों के लिए। लेकिन अगर रिटायरिंग ऑडिटर जो है उसको रीअपॉइंट कर रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहला, ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फॉर रीअपॉइंटमेंट। पहले तो ये देखो कि वो रीअपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ होना चाहिए। दूसरा, उसने नोटिस दिया हुआ नहीं होना चाहिए राइटिंग में कि भाई मैं ही अपॉइंट नहीं होना चाहता। अनविलिंगनेसली उसने अनविलिंगनेस उसका दिखाया नहीं होना चाहिए, वो भी चाहता है कि हाँ मैं भी एज ऑडिटर आऊं। एंड स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है कि किसी तीसरे को ही ऑडिटर बनकर अपॉइंट करो। तो यहाँ पे क्या लिखा है? पहले तो 141(3) के अंडर डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ। दूसरे में लिखा है कि भाई वो छोड़ के नहीं जाना चाहता, अनविलिंगनेस नहीं दिखा रहा उसकी, या रेजिग्नेशन नहीं डाल रहा, या तो फिर स्पेशल रेजोल्यूशन ये पास नहीं हुआ है कि किसी तीसरे ही बंदे को आपने क्या करना है? अपॉइंट करना है। एक्सप्रेसली आपने बोला कि तीसरे बंदे को अपॉइंट करना है या इस बंदे को रीअपॉइंट नहीं करना है। मेंबर्स ने क्या बोला? मेंबर्स ने एक्सप्रेसली बोल दिया कि इस बंदे को रीअपॉइंट, एक्सप्रेसली बोला रीअपॉइंट नहीं करना है। तो अगर रीअपॉइंटमेंट नहीं करना है, ये सीरियसली बोला गया है, तो वो बंदा रीअपॉइंट नहीं होगा, वापस रीअपॉइंटेड। ये याद रखना, रिटायरिंग ऑडिटर में बी रीअपॉइंटेड एट द एजीएम इफ फर्स्ट कि किसी भी तरीके का डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, दूसरा उसने नोटिस इन राइटिंग नहीं दिया उसके अनविलिंगनेस का, और तीसरा स्पेशल रेजोल्यूशन इज नॉट पास्ड बाय द मेंबर्स एक्सप्रेसली बाय सेइंग दैट दिस ऑडिटर इज नॉट रीअपॉइंटेड। ये समझ आया? इज दिस ऑडिटर शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड, ये लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, तब जाके वो रीअपॉइंट होगा। एंड सबसेक्शन 10 कहता है कि अगर रीअपॉइंटमेंट नहीं हुआ एक्सप्रेसली तो ऑडिटर कंटिन्यू करेगा। और 11 कहता है ऑडिट कमेटी का रिकमेंडेशन हमेशा लेना चाहिए। ये तो ठीक है, ये तो ऑडिट कमेटी के रिकमेंडेशन पर बात करते हैं, ये दैट इज फाइन, इतना कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें। ऑडिट कमेटी का रिकमेंडेशन ज्यादा करके आता भी नहीं है। ये रीअपॉइंटमेंट पर बात करेगा ऑफ द ऑडिटर, एंड यहाँ पे जो भी रीअपॉइंटमेंट या अपॉइंटमेंट है उसका, वो अगर नहीं बताया गया तो वो कंटिन्यू करेगा, उस पर बात करेगा कि वो ऑडिटर क्या करेगा? कंटिन्यू करेगा अगले एजीएम में भी। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो इसी के साथ हमने कौन सा सेक्शन कंप्लीट किया है? हमने पूरा सेक्शन 139 कंप्लीट कर दिया है। प्लीज कोशिश करिएगा सेक्शन के साथ सब सेक्शन से आप पूरा का पूरा याद रखें। इज दैट क्लियर? है ना? तो अब बढ़ेंगे आगे, अगला जो सेक्शन होगा उस पे। अब इतना लंबा सेक्शन कर लिया है तो मुझे लगता है, देखो हमने 139 कंप्लीट किया है, 141 कंप्लीट किया है, हमारा सेक्शन 140 बचा है जो काफी बड़ा है। तो मैं छोटा सा सेक्शन कवर कर लेती हूँ जिससे आपको थोड़ा सा दिमाग में इजी सेक्शंस, छोटे सेक्शन से क्विक वापस से आपको एनर्जी आए, एंड देन हम लोग लास्ट में 140 पे जाएंगे वापस। ठीक है? सो 142 पे मैं बात करती हूँ। सबसे पहले 142 बात करता है रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर्स पे। किस पे? रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर्स। कि ऑडिटर को, देखो सब्सिक्वेंट ऑडिटर अगर है तो जनरल मीटिंग में उसका पूरा अपॉइंटमेंट रेम्यूनरेशन डिसाइड होगा, और फर्स्ट ऑडिटर है तो बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसका रेम्यूनरेशन डिसाइड होगा। फर्स्ट ऑडिटर, क्योंकि फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे हैं, उसका जो पैसा है, रेम्यूनरेशन है, वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर सब्सिक्वेंट ऑडिटर है
तो बहुत लंबा प्रोसेस है, तो इसीलिए जनरल मीटिंग में अपॉइंट होता है, तो जनरल मीटिंग में ही उसका रेम्यूनरेशन भी डिसाइड होगा। रेम्यूनरेशन में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा? रेम्यूनरेशन जो फिक्स हुआ है, जो भी एक्सपेंसेस है इफ एनी इनकर्ड बाय हिम इन कनेक्शन विद द ऑडिट ऑफ द वर्क, दैट इज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस एंड एनी फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू हिम। मतलब क्या है? एक तो 5 करोड़ रुपए डिसाइड हुआ उसका रेम्यूनरेशन, तो वो 5 करोड़। उसके अलावा उसने अगर आउट ऑफ पॉकेट आपके ऑडिट करने के लिए कोई खर्चा किया होगा तो वो एक्सपेंस, और जो भी फैसिलिटी उसको एक्सटेंड करी जाएगी वो। वापस से एक बार, रेम्यूनरेशन सो फिक्स्ड प्लस the expenses which are required to be incurred by with the connection with the audit and any facility extended, ये तीनों चीजों को इंक्लूड किया जाएगा। बट क्या एक्सक्लूड किया जाएगा? other than the services rendered by him, no remuneration is been paid to him for any other services rendered by him at the request of the company। कंपनी ने बोला, इसीलिए कोई और उसने क्या किया है, कोई और सर्विसेज प्रोवाइड किए, तो यहां से उसको हटा देना, रेम्यूनरेशन से हटा देना। उस सर्विस का शायद वो एक्स्ट्रा पैसा दूसरा चार्ज कर सकता है, कोई कंसल्टेंसी प्रोवाइड करी है या कुछ भी प्रोवाइड किया हुआ है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो भी उसने सर्विसेज अदर सर्विसेज दी है वो 144 के अंडर सेक्शन 144 जितने भी सर्विसेज दिए हैं उसके अंडर नहीं आएगा, तो ही आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसको लेके आ सकते हो। अब ये 144 क्या है, ये मैं इसी के बाद इमीडिएटली आपको एक्सप्लेन करूंगी। बट एक बार 142 चांसेस लिमिटेड है आने के, बट एक आध बार कभी तो गलती से पूछ लेता है। बहुत ही इजी सेक्शंस है, इसलिए स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं, बट प्लीज आप इग्नोर मत करिएगा। क्या लिखा हुआ है अच्छे से वापस से एक बार, सेक्शन 142 रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। अगर सब्सिक्वेंट ऑडिटर का रेम्यूनरेशन है जनरल मीटिंग में डिसाइड होगा, अगर फर्स्ट ऑडिटर का है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे। अगर इंक्लूजन की मैं बात करूं तो रेम्यूनरेशन फिक्स्ड जो हुआ है वो इंक्लूड होगा, जो भी एक्सपेंसेस है जो कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस है रिलेटेड टू ऑडिट है वो इंक्लूड होंगे, एंड एनी फैसिलिटी एक्सटेंडेड के आने जाने का खर्चा या उसका जो भी खर्चा होगा, एनी फैसिलिटी जो प्रोवाइड किया जाएगा बाय द कंपनी वो इंक्लूड होगा। लेकिन हटेगा क्या, जो एक्सक्लूजन है उसमें क्या क्या चीजें नहीं आएंगी, कोई भी अदर सर्विसेज एट द कंपनीज रिक्वेस्ट जो प्रोवाइड करी गई थी बाय द ऑडिटर। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे 144 के अंडर आई हुई सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करना है। अदर देन दैट जितने भी सर्विसेज है आप दे रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एट योर रिक्वेस्ट, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कंपनी, तो वो रेम्यूनरेशन में नहीं आएगा, अलग से पैसा लो चलेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये था आपका सेक्शन नंबर 142। अब आगे बात करेंगे हम लोग सेक्शन नंबर 144 की। कहा गया 144, 143 भी बहुत बड़ा है तो वो बाद में करेंगे, कल के लेक्चर में हम लोग वो करेंगे। आज हम लोग 144 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्या लिखा गया है 144 में? 144 टॉक्स अबाउट सेक्शन 144 ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टन सर्विसेज। क्या लिखा है? ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टन सर्विसेज। तो जितनी भी सर्विसेज दी है वो एज अ ऑडिटर वो प्रोवाइड नहीं कर सकता किसी भी कंपनी को। तो जब भी हम लोग सेक्शन नंबर 144 की बात कर रहे हैं तो 144 में क्या होता है, ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज में, यानी कि यहाँ पे जो ऑडिटर है उस कंपनी का, अगर आप ऑडिटर है तो आप नीचे ये जो सर्विसेज दिए हैं ये सारे सर्विसेज को उसी सेम कंपनी को नहीं दे सकते। आप जैसे कि XYZ की कंपनी, XYZ कंपनी है, उसके आप ऑडिटर है, तो आप ABC लिमिटेड को आप वो सर्विसेज दो, जो ये 9 सर्विसेज जो लिखी हुई है वो आप ABC लिमिटेड को दो तो चलेगा। लेकिन वही आप XYZ लिमिटेड के एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर जाने के बाद आप वहां पे वो सर्विसेज नहीं दे सकते। इसके बारे में बात करेगा सेक्शन नंबर 144। सो 144 में क्या लिखा है, दैट ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट प्रोवाइड द कंपनी एनी सर्विसेज अदर देन, जो भी तुम्हारा स्टैट्यूटरी ऑडिट का सर्विसेज है जो कि अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिट कमिटी है। ये जो सर्विसेज है, देखो सर्विसेज देना अलाउड है, लेकिन ये सर्विसेज में क्या इंक्लूड नहीं होगा, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, तो उन्होंने लिस्ट दिया हुआ है। सबसे पहला कौन सा सर्विस है? अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज। ध्यान से समझो, अगर कोई ऑडिटर बन के जा रहा है और वही सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करे उसी कंपनी के, तो आपको लगता है कि इंडिपेंडेंस बना रहेगा?
ऑब्वियसली नॉट, तो इसीलिए अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करे जा सकते। दूसरा आता है इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी सर्विसेज। दूसरा क्या है? इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, कि आप बता रहे हो एज ऑडिटर, आप कंपनी को बता रहे हो कि यहाँ पे इन्वेस्ट करो, वहां पे इन्वेस्ट करो, इस तरीके से पैसा लगाओ। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज नहीं आप दे सकते। इंटरनल ऑडिटर नहीं बन सकते। देखो इंटरनल ऑडिटर ऑलरेडी 138 में लिखा हुआ है, जो भी डिटेल में लिखा हुआ है वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन इंटरनल ऑडिट भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इंटरनल ऑडिटर हो जो इंटरनल सारी कंपनीज की सारी चीजों को हैंडल कर रहा है, तो वही स्टैट्यूटरी ऑडिटर बना तो अगेन इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इंडिपेंडेंट ऑडिट का सर्विस नहीं चलेगा। उसके बाद एक्चुअरियल सर्विस नहीं चलेंगे, मैनेजमेंट सर्विसेज नहीं चलेंगे, रेंडरिंग आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं चलेंगे, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम और एनी काइंड ऑफ सर्विसेज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब देखो इसको याद कैसे करना है, तो इसका बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स अवेलेबल है। जैसे कि कोई इसे याद करता है एज अ बैड माफिया करके शॉर्ट फॉर्म करके याद करता है कि बैंकिंग सर्विसेज नहीं चलेंगे, एडवाइजरी सर्विसेज नहीं चलेंगे, एक्चुअरियल सर्विसेज नहीं चलेंगे, या डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन से आप कनेक्ट करके बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको कनेक्ट करते हैं। तो आपको याद करने का और एक तरीका बता देती हूँ, या तो आप बैड माफिया करके याद करो, ठीक है, या तो फिर उसका और एक तरीका मैं बता दूं, जहां पे सर्विसेज की बात आई है ना, जहां पे सर्विसेज की बात आई, एक तो है अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, जहां से आपने आपके लाइफ की शुरुआत की थी। तो यहाँ पे एक तो है अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज, ठीक है, एक तो ये सर्विस हुई। दूसरा आता है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सर्विसेज। इन्वेस्टमेंट में दो है, एक तो एडवाइजरी इन्वेस्टमेंट भी आता है एंड एक बैंकिंग रिलेटेड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज भी आता है। तो इन्वेस्टमेंट के दो सर्विसेज हुए। फिर उसके बाद आते हैं एक्चुरियल सर्विस पे, एक्चुरियल सर्विस। फिर और कौन सी सर्विसेज है? मैनेजमेंट सर्विस है एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है। तो आउटसोर्स फाइनेंस सर्विसेज, तो आपको यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, कोई भी बिजनेस को फाइनेंस लगता है, मैनेजमेंट लगता है ना, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग लगता है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। फिर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड में आप एडवाइजरी एंड बैंकिंग याद करो एंड देन एक्चुरियल। तो इस तरीके से भी सर्विस में कौन कौन से सर्विसेज है, ऐसा अगर आप 2 बार भी लिख दोगे आपको याद हो जाएगी। और इसके अलावा कौन सी सर्विस बचे अदर्स में? एक तो इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकते, और लास्ट में आप क्या लिखोगे? डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विस सिस्टम, सो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो अब डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम और एनी अदर सर्विसेज। तो इस तरीके से आपको सारी सर्विसेज याद हो जाएंगे। ये सर्विसेज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी ऑडिटर नहीं दे सकता। किसे नहीं दे सकता है? उसी कंपनी को नहीं दे सकता जिस कंपनी का वो एज अ ऑडिटर बन के जा रहा है। वापिस से एक बार मुझे सारे सर्विसेज वापिस से एक बार बताएंगे सब लोग। सेक्शन नंबर 144 स्क्रीन पे अब हमारे सामने कोई बैकअप नहीं है, आपको याद करके बताना है कौन से सर्विसेज है जो प्रोवाइड नहीं किए हुए होने चाहिए। एक तो अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग कहा मैंने, करेक्ट है, एक तो अकाउंटिंग बुक कीपिंग सर्विसेज मैंने कहा। उसके बाद बुक कीपिंग सर्विसेज हुआ। उसके बाद दूसरा जो सर्विस था वो मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। इन्वेस्टमेंट में एडवाइजरी आता है एंड बैंकिंग आता है। उसके बाद जो तीसरा, तो ये सेकेंड एंड थर्ड यहीं पे आपके कंप्लीट हो गए। फिर चौथा कौन सा सर्विस मैंने आपको बताया था? एक्चुरियल सर्विस मैंने आपसे कहा था। एक्चुरियल सर्विस आप प्रोवाइड नहीं कर सकते एज ऑडिटर। उसके बाद मैंने आपसे कहा था एक्चुरियल सर्विस के बाद जो लास्ट वाला जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल सिस्टम का अदर आउटसोर्सिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विस जो था वो एक काइंड ऑफ सर्विस था। उसके अलावा फाइनेंशियल एंड और एक था यहाँ पे मैनेजमेंट सर्विसेज। तो ये एक बेसिक सर्विस वाला था। उसके अलावा इंटरनल ऑडिट एक था, करेक्ट है, इसके अलावा इंटरनल ऑडिट एक था एंड लास्ट में तो एनी अदर एज में भी प्रिस्क्राइब, तो ठीक है, एज में भी प्रिस्क्राइब तो आपको याद हो जाएगा। इंटरनल ऑडिट के अलावा एक डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम एक था। तो इस तरीके से आपके टोटल सर्विसेज है 144 के, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ध्यान से समझना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी डिफाइन किया गया है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो डायरेक्टली का अर्थ क्या होता है? जहां पे सामने वाला जो मतलब जो पर्सन एज ऑडिटर जा रहा है वही पर्सन क्या कर रहा है? वही पर्सन फाइनेंशियल सर्विसेज को भी प्रोवाइड कर रहा है, करेक्ट है, या वही पर्सन बुक कीपिंग सर्विसेज को भी प्रोवाइड कर रहा है, तो वो डायरेक्टली हुआ।
है ना। डायरेक्टली का अर्थ क्या है, जो ऑडिटर बन के जा रहा है वही सेम सर्विसेज जो 144 में लिखे हैं वो प्रोवाइड करेगा, तो डायरेक्टली तो नहीं चलेंगे, ये तो इजी है। बट व्हाट अबाउट इनडायरेक्टली, तो इनडायरेक्टली के केस में इंडिविजुअल का इनडायरेक्टली एंड फर्म का इनडायरेक्टली समझ लो। इनडायरेक्टली के केस में मतलब क्या है, इन केस द ऑडिटर ऑफ बीइंग इंडिविजुअल, ऑडिटर कौन है, बीइंग इंडिविजुअल है, तो ना वो खुद से, ना उसका रिलेटिव, ना उसका कनेक्टेड कोई भी एसोसिएटेड पर्सन, ना उससे रिलेटेड कोई भी एसोसिएटेड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या कंट्रोल रखने वाला एंटिटी, या फिर कोई भी सेम ब्रांड नेम या ट्रेड नेम वाला जो भी एंटिटी होगा, ये कोई भी इनडायरेक्टली सर्विसेज नहीं दे सकता। एंड इन केस ऑफ द ऑडिटर बीइंग अ फर्म, अगर फर्म होगी तो फर्म खुद नहीं दे सकता, उसका पार्टनर नहीं दे सकता, उसका पेरेंट ऑफ द फर्म नहीं दे सकता, सब्सिडरी एसोसिएट नहीं दे सकता, entity in which the firm has the significant influence, entity in which the firm has the significant influence नहीं चलेगा, फर्म का कंट्रोल, ये सारी चीजें अंडर सेम ब्रांड नेम ट्रेड नेम, ये किसी भी तरीके से बेसिकली कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। ये समझ आएगा आपको। डायरेक्टली तो बहुत सिंपल है, जहां पे खुद ही वो मना कर देता है, लेकिन जब इनडायरेक्टली की बात आती है तो इनडायरेक्टली के केस में ऑडिट फर्म खुद, या फिर उसका होल्डिंग, या तो उसका सब्सिडरी, या तो उसका एसोसिएट। आप बोलोगे कि मैम पार्टनरशिप फर्म है और कैसे होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन बता रहे हैं, सुनो सुनो सुनो, पार्टनरशिप फर्म है बट उसका पेरेंट इज नथिंग बट व्हाट, ये जब हम लोग कॉमन ट्रेडमार्क के अंडर की बात करते हैं, जैसे ईवा एक एलएलपी है ना, ये बहुत बड़ा नाम है, उसके अंडर आता है वो बाटली वाला जो भी फर्म का नाम आता है, या फिर ऐसे और बहुत सारे फर्म्स के नाम आते हैं, उस हिसाब से वो बोले जा रहे हैं पेरेंट्स या सब्सिडरी या एसोसिएट, उस पर्सपेक्टिव से बोला जा रहा है। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का अर्थ दिमाग में रखना कि ये इस तरीके से बोला जा रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो ये किसी भी तरीके से ये सर्विसेज को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा अंडर सेक्शन नंबर 144। और आखिरी जो सेक्शन पे मैं बात करूंगी आज, वो होगा हमारा सेक्शन नंबर 140। तो हमने कौन कौन से सेक्शन कंप्लीट कर लिए, हमने कंप्लीट किया सबसे पहले सेक्शन 141, फिर मैं गई थी सेक्शन नंबर 139 पे, देन वी कंप्लीटेड 142, then we completed 144 and now we are completing with section number 140. Normally also I never follow the same sequence, that's how it is in lectures में भी I never follow the same sequence कि पहले 139 फिर 140 एकदम ऐसे सीक्वेंस में पढ़ाया, बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड विथ ईच अदर, और वो उसी हिसाब से अगर आप पढ़ोगे तो वो कनेक्शन एक फ्लो में डेवलप होना बहुत जरूरी है, और वो जब फ्लो में डेवलप होगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छे से रहेगी। एंड अलोंग विद दैट जब लेक्चर्स होते हैं तब एक कॉन्सेप्ट बहुत हेवी दे दिया अभी, तो थोड़ा सा हमें इजी कॉन्सेप्ट लेना जरूरी होता है, जिससे ब्रेन आपका वापस से फ्रेश हो और वापस से नया डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आपका एक्सेप्टेंस लेवल रहे। तो इसीलिए ऐसे सीक्वेंस चेंज करने पड़ते हैं, और मैं तो सीक्वेंस चेंज करते रहती हूँ, बट इसका अर्थ ये नहीं कि कोई भी सेक्शन सबसेक्शन कोई भी वर्ड आपका छूट जाएगा, सब कुछ कवर किया जाएगा, 100% ऑफ द क्लैरिटी होगी आपको सब्जेक्ट की। अलोंग विद दैट पूरा का पूरा सब्जेक्ट जहां पे जितना डिटेल हो सकता है, जितने केस स्टडीज क्रिएट करके हो सकता है, वो सारा हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, जिससे कॉन्सेप्ट आपका बहुत स्ट्रांग होगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आई कैन बेट ऑन दैट। सो मेक श्योर कि आप सब कुछ एंड तक अच्छे से लिखे, सुने और उसको उस तरीके से पढ़े जैसे मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, इसी के साथ हमारा अब बात करेंगे सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 1 पे। सेक्शन 140 किस पर है? सेक्शन 140 है रिमूवल ऑफ द ऑडिटर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या किया जा रहा है? रिमूवल किया जा रहा है, रिजाइन हो रहा है नहीं। अभी हमने कहा, देखो 139 में हमने क्या किया? ऑडिटर को लाया था, ऑडिटर को लाया था। 139(4) में ये कहा कि अगर 141(3) के अंडर डिस्क्वालिफिकेशन हुआ तो हम उसको कैजुअल वैकेंसी के अंडर लेकर आएंगे। 140 सबसेक्शन 1 क्या बोल रहा है कि हमें ऑडिटर को हटाना है, हमें ऑडिटर को क्या करना है? निकाल देना है। और आगे जाके जब आप लोग सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 देखोगे, तब पता चलेगा कि ऑडिटर को जब हटाया जा रहा है उस टाइम पे क्या क्या प्रोसीजर भी फॉलो करी जाती है, एंड रेजिग्नेशन क्या होता है, जब कोर्ट निकालता है तब क्या होता है। तो ये सारी चीजों को लेके हमें बात करनी है। तो रेजिग्नेशन पर कहां पे बात करी जाएगी? सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 2 में रेजिग्नेशन पे बात करी जाएगी। यहां पे हमने अपॉइंट कर लिया था,
ठीक है। सेक्शन 139 में अपॉइंटमेंट किया था। अगर 139(4) की बात करूं तो इसके अंडर अगर आपने हट गए तो सीवी में आपका अपॉइंटमेंट होगा, कैजुअल वैकेंसी वाले प्रोसीजर से अपॉइंटमेंट होगा। 140 सबसेक्शन 1 में बोला कि रिमूवल, हटा दो ऑडिटर को, तो फिर क्या होगा। और 140 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 2 में क्या बोला, अगर ऑडिटर खुद जाना चाहता है तो क्या होगा। तो यहाँ पे वो जाना चाहता है, यहाँ पे हकाला जा रहा है और यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया जा रहा है। ठीक है, समझ आया के क्लैरिटी। अब देखो सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 1 पहले पढ़ते हैं। जब भी निकालना, कॉमन सेंस, किसी ऑडिटर को निकाला जा रहा है, इतना आसानी से निकाल सकते हो क्या। ऑडिटर अगर कोई भी सही चीजें बता रहा होगा जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, कोई डिस्क्लोजर उसने अगर दे दिया एज अ ऑडिटर, तो सबको पता चल जाएगा कि कंपनी में कुछ तो गलत हो रहा था। इस रीजन से, इसी डर से मैक्सिमम टाइम हटाया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, अगर आपको हटाना है किसी भी ऑडिटर को, अगर ऑडिटर को हटाना है तो स्पेशल नोटिस की जरूरत पड़ेगी। क्या है, स्पेशल नोटिस इज रिक्वायर्ड। स्पेशल नोटिस जहाँ पे बोर्ड रेजोल्यूशन पहले पास किया जाएगा, बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द ऑडिटर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म्स। तो प्रोसीजर कैसे चलेगा, सबसे पहले एक स्पेशल नोटिस आएगा कि भाई इसको हटा दो, फिर बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, और बोर्ड रेजोल्यूशन जब पास होगा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, जब बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा तो उसके बोर्ड रेजोल्यूशन के 30 दिन में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन मांगो कि आप उस ऑडिटर को हटाना चाहते हैं, हटा सकते हो या नहीं। फिर अप्रूवल आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो कि जैसे ही वो आ जाएगा उसके 60 दिनों में जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप हटाल सकते हो। तो इस तरीके से पूरा प्रोसीजर चलेगा। वापस से एक बार समझेंगे कि सेक्शन नंबर 140, सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 1 जो है, जहां पे हटाया जा रहा है किसी भी ऑडिटर को, वो कैसे चलता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, सबसे पहले तो स्पेशल नोटिस पास किया जाएगा। तो स्पेशल नोटिस मतलब स्पेशल नोटिस कौन देता है, यूजुअली मेंबर्स देते हैं। ओके, स्पेशल नोटिस जो है वो मेंबर्स देंगे। स्पेशल नोटिस मेंबर्स ने देने के बाद ये नोटिस जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पास करेंगे बोर्ड रेजोल्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशन जैसे ही पास किया वो जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फॉर परमिशन, अप्रूवल मांगने के लिए जाएंगे। अप्रूवल मांगना जरूरी है, यहाँ पे परमिशन चाहिए हमें, यहाँ पे क्या होगा, परमिशन की जरूरत पड़ेगी। जब वो यहाँ पे कितने दिन में जाएंगे, 30 दिन में जाएंगे बोर्ड रेजोल्यूशन के। जब वो परमिशन मिल जाएगी, जब सीजी से क्या हो जाएगा, परमिशन मिल जाएगी, उसके ही देखो सीजी से जब परमिशन मिलेगी, क्या सीजी के एप्लीकेशन में और उसके परमिशन देने में कोई नंबर ऑफ डेज लिखे हैं, नहीं। सीजी है, अपने बॉस की तरह चलेगा, वो अपने मर्जी से जितना टाइम ले सकता है वो लेगा और फिर अप्रूवल देगा। तो सीजी अपने हिसाब से एप्लीकेशन देगा, उसका जैसे ही एप्लीकेशन आ गया, उसका जैसे अप्रूवल आ गया, उसके 60 दिन में स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा जनरल मीटिंग में, और यहाँ पे किसे ऑडिटर को हटाया जाएगा। बस एक ध्यान रखना, ये जब पूरा प्रोसीजर होगा उस टाइम पे ऑडी आल्ट्रेम पार्टेम करना पड़ेगा। मतलब क्या है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, OOBH, ऑडी अल्ट्रेम पार्टेम, मतलब ऑडिटर शैल गिव द राइट टू बी हर्ड फॉर टेकिंग एनी एक्शन फॉर द रिमूवल। उसको हटाने से पहले आप उसको एक मौका दो सुनने का। ठीक है, हर बार जब भी कभी कोई सुनवाई करनी है तो सामने वाले को मौका देना पड़ता है, वो क्या बोलना चाहता है वो सुनना पड़ता है। तो यहाँ पर भी वो मौका दिया जाएगा। ये था सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 1, जहां पे बहुत ही क्लियरली लिखा गया है। यही सेम क्रिटिकल पॉइंटर्स में भी मैंने बताया। अब मैं बात कर रही हूँ रेजिग्नेशन पे। इतना ही है आपका सेक्शन 140 सबसेक्शन 1 खत्म हो गया, ये दिमाग में आ गया, डन है। अगला बात करेंगे सेक्शन नंबर 140 सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 पे, जो कि किसके बारे में बात कर रहा है, रेजिग्नेशन पे बात करेगा। देखो, जब रेजिग्नेशन है इसका मतलब कोई तो ऑडिटर खुद छोड़ के जाना चाहता है, करेक्ट है। तो छोड़ के जाना है तो ऑडिटर ने बताना जरूरी है। तो ऑडिटर जब बताएगा तो 2 हिस्सों में चीजें डिवाइड होंगी। कैसे 2 हिस्सों में चीजें डिवाइड कर रही हूं, अगर गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर छोड़ के जा रहा है तो क्या, और अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर छोड़ के जा रहा है तो क्या। अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर छोड़ के जाता है तो ऑडिटर जा रहा है, किसको बताने की जरूरत है, कंपनी को बताओ एंड आरओसी को बताओ, खत्म करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर छोड़ के गया तो कंपनी को बताओ, आरओसी को बताओ, एंड इसी के साथ
कैग को भी बताना पड़ेगा। किसे बताना पड़ेगा? कैग को भी बताना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। सो इसीलिए क्या समझना है आपको, जब भी कभी ऑडिटर रिजाइन करके जाएगा तो उसे स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा एक, किसे? कंपनी को, रजिस्ट्रार को एंड कैग को, अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो, या फिर नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो कंपनी एंड आरओसी को। ये जो स्टेटमेंट फाइल किया जा रहा है, ये जो स्टेटमेंट फाइल किया जा रहा है, ये दोनों के केस में कितने दिन में जाना चाहिए? फ्रॉम 30 डेज ऑफ रेजिग्नेशन। कितना? फ्रॉम 30 डेज ऑफ रेजिग्नेशन, फ्रॉम 30 डेज ऑफ रेजिग्नेशन, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ रेजिग्नेशन। ठीक है, और कौन से फॉर्म में जाएगा ये? ADT 3। अब अच्छे से समझना, 1 मिनट। ADT 1 में वो आया, ADT 1 में ऑडिटर आया, अपॉइंट हुआ। ADT 3 में वो रिजाइन करके जा रहा है। ADT 2 किसका है मैं बताऊंगी, 2 मिनट। ADT 3 में क्या किया उसने? रेजिग्नेशन कर दिया। तो विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ रेजिग्नेशन क्या किया जाएगा? वो निकाल दिया जाएगा। उसके बाद अगर सेक्शन 140 सबसेक्शन 2, यानी कि ये जहां पे एज अ ऑडिटर जब आप जा रहे हो आपको बता के जाना पड़ेगा, वो अगर आपने नहीं बताया तो सजा कितनी है? तो ऑडिटर डज नॉट कंप्लाई विथ 140 सबसेक्शन 2, जहां पे उसको एक स्टेटमेंट देना था, तो ही शैल बी लायबल फॉर द पेनल्टी ऑफ 50,000 और एन अमाउंट इक्वल टू द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर विच एवर इज लेस। ध्यान से सुनना, क्या है? या तो 50,000 रुपए, या तो फिर उसका जो भी रेम्यूनरेशन का अमाउंट होगा वो, विच एवर इज लेस विल बी इक्वल टू द पेनल्टी। मतलब उतना पेनल्टी देना है। अगर 20,000 रुपए का रेम्यूनरेशन है उसका तो 20,000 रुपए, अगर उसका रेम्यूनरेशन 1,20,000 का था तो 50,000 रुपए तो मिनिमम पेनल्टी देना ही पड़ेगा। एंड इसी के साथ साथ 500 रुपीज ईच डे चलता रहेगा, बट अप टू मैक्सिमम 2 लाख रुपए ईच डे का चलेगा। तो जब तक तुम नहीं बता रहे हो तब तक रोज 500 रुपए देते जाना जाना जाना। कब तक दोगे? जब तक आपके 2 लाख रुपए कंप्लीट नहीं होते। इज दैट क्लियर? सो सेक्शन 140 सबसेक्शन 3 बात करेगा पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन अंडर सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 में, जो कि लिखा हुआ है 50,000 और रेम्यूनरेशन विच एवर इज लोअर, एंड अलोंग विद दैट 500 रुपीज ईच डे बट अप टू मैक्सिमम 2 लाख रुपीज। यहाँ पे बीच में क्या लिखा हुआ है? एंड लिखा हुआ है, ये याद रखना। ये था आपका सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 3। अब मैं आखिरी 2 सेक्शन पे बात करूंगी, जो कि है सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 4, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से करना, एंड सेक्शन 140 सबसेक्शन 5। पहले 4 पे बात करते हैं। 4 क्या बात कर रहा है? दैट रिटायरिंग ऑडिटर है जिसका कंप्लीट हो चुका है टेन्योर 5 to 10 consecutive years। ध्यान से समझना, अपॉइंटिंग ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। मतलब क्या है? ये जो रिटायरिंग ऑडिटर है जिसका 5 से 10 साल का टेन्योर खत्म हो गया, उसके लिए ये नहीं है, ये है अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। मतलब क्या है अदर देन रिटायरिंग? मतलब एक ऐसा ऑडिटर जहां पे हम ये बोल रहे हैं कि भाई हमें देखो ये जो भी पर्सन आया था, हम उस ऑडिटर से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें वो ऑडिटर नहीं चाहिए, हमें किसी और को एक्सप्रेसली अपॉइंट करना है। तो जब भी कभी किसी और को तीसरे को लेके आना है तब आना 140 सबसेक्शन 4 में। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने एक चीज नहीं बताई आपको, सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 4 में क्या बात है कि भाई थर्ड पार्टी का अपॉइंटमेंट, थर्ड पार्टी भलतच कोई तो ऑडिटर आ रहा है, वो ऑडिटर बनकर उसका अपॉइंटमेंट जब होगा, मतलब उसको अपॉइंट करना है, उसको एज ऑडिटर लाना है, तो आपको सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 को फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर एग्जाम्पल के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि मैं एज ऑडिटर मुझे अपॉइंट किया जाएगा तो 139 में आऊंगी मैं। अगर मैं डिस्क्वालीफाई होती हूँ बिकॉज ऑफ 141(3) तो मुझे कैजुअल वैकेंसी के अंडर हटाया जाएगा और किसी और को लाया जाएगा। अगर मुझे हटाना है तो सेक्शन 140 सबसेक्शन 1। अगर मैंने ही खुद से जाके रिजाइन कर लिया एज ऑडिटर तो सेक्शन 140 सबसेक्शन 2। और कंपनी कह रही कि मुझे एज ऑडिटर अपॉइंट नहीं करना है, हर्षद सर को एज ऑडिटर अपॉइंट करना है, तो सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 आएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो इस तरीके से आपके हर एक सेक्शन का बाइफरकेशन दिया हुआ है। सो यहाँ पे अगर ऐसा करना है तो स्पेशल नोटिस की बहुत जरूरत है। क्या है? स्पेशल नोटिस की जरूरत है। किस बात के लिए स्पेशल नोटिस लगता है? अपॉइंटिंग अ डिफरेंट ऑडिटर, यानी कि मेरी जगह पे हर्षद सर को अपॉइंट कर रहे हो, मेरी बजाय हर्षद सर को अपॉइंट कर रहे हो, या तो फिर expressly providing that retiring auditor shall not be reappointed। मतलब यहाँ
क्या हो रहा है, यहाँ पे तेजल मैम की जगह पे हम हर्षद सर को अपॉइंट कर रहे हैं। देखो हम लोग प्रैक्टिसिंग सीएस नहीं, बट फिर भी एग्जाम्पल के लिए मैंने ये नाम लिए हुए, ठीक है। तेजल मैम की जगह पे हर्षद सर को अपॉइंट करना है, तो आप यहाँ पे आओगे। और अगर ऐसा है कि तेजल मैम को अपॉइंट करना ही नहीं, आप यहाँ पे हर्षद सर का नाम ही नहीं ले रहे, आप ये वाले पॉइंट में हर्षद सर का नाम ही नहीं ले रहे, बस बोल रहे तेजल मैम नहीं चाहिए, बात खत्म हो गई। तब जाके आप ये कैटेगरी में आओगे, क्योंकि तेजल मैम की जगह पे हर्षद सर को लाना है। तब भी दोनों सिचू में आपको क्या करना पड़ेगा, सिचू यानी कि सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, एक स्पेशल नोटिस पास करना पड़ेगा। जब ये स्पेशल नोटिस पास होगा, ऑन द रिसीट ऑफ सच नोटिस, ये स्पेशल नोटिस जब भेजा जाएगा, कंपनी को भेजा जाएगा, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी ये जो नोटिस होगी ये फॉरवर्ड करेगी किसे, रिटायरिंग ऑडिटर को, कि भाई देख हम नहीं चाहते कि तू आए, या तो तेरी जगह पे हम हर्षित सर को अपॉइंट कर रहे हैं। ऐसा कंपनी जो है वो मुझे क्या भेजेगा, नोटिस भेजेगा। अब जब नोटिस भेजा जाएगा तो आपको नहीं लगता मुझे भी बोलने का मौका मिलना चाहिए? सो इसीलिए मेरे पास मेक रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग, तो मैं क्या करूंगी, एक 300 पन्ने का चलेगा, 300 शब्दों का एक ऐसे लिख के दे दूं, चलेगा क्या? देखो कितने भी शब्दों का हो, लेकिन नॉट एक्सीडिंग रीजनेबल लेंथ, रीजनेबल लेंथ से ज्यादा नहीं चलेगा। ऐसे 300 शब्दों का, 300 पेजेस का ऐसे ऐसे लिख के हम नहीं बच सकते। यहाँ पे एक रीजनेबल लेंथ दिया जाएगा, उसको एक्सीड नहीं कर सकता मेरा रिप्रेजेंटेशन, जो मुझे राइटिंग में देना है कि देखो रिक्वेस्टिंग कंपनी कि मैंने जो भी कहा है ना, मेरा जो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो मुझे मिला था, उसमें जो मैंने रिप्रेजेंटेशन किया है, जो मैंने कहा है, वो सारे मेंबर्स तक पहुंचाओ या तो एजीएम में प्रेजेंट करो, ठीक है। अब एजीएम में अगर प्रेजेंट करना है तो एक कंपनी की ड्यूटी बनती है, कंपनी की ड्यूटी बनती है। तो देखो जब भी ड्यूटी ऑफ द कंपनी ऑन द रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, या तो आप पढ़ के खत्म कर दो मीटिंग में, या तो एन एप्लीकेशन मेड टू द ट्रिब्यूनल बाय द डायरेक्टर ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। ध्यान से, किसको बोला जा रहा है, ट्रिब्यूनल को। अब उसके बाद ट्रिब्यूनल को कौन बोल रहा है, डायरेक्टर बोल रहा है, किसके बिहाफ पे, कंपनी के बिहाफ पे। और द अदर पर्सन हु क्लेम टू बी अग्रीव्ड, या फिर जो बंदा अग्रीव्ड है कि भाई इसको निकालना ही है, वो बंदा सीधा जाता है ट्रिब्यूनल के पास। और फिर ट्रिब्यूनल जो है, ट्रिब्यूनल देखेगा कि भाई ये रिप्रेजेंटेशन मीटिंग में रीड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा हुआ कि ऐसा लगा कि सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 4 के अंडर जो रिप्रेजेंटेशन का हक दिया गया है एज ऑडिटर, तो वो अब्यूज किया है, अब्यूज किया है मतलब उसने उस हक का गलत इस्तेमाल किया है, कंपनी की बदनामी करी है, कंपनी के बारे में खराब बोला है, जो गलत है वो बोला है, तो वो रिप्रेजेंटेशन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है मीटिंग में, वो रिप्रेजेंटेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है मीटिंग में। दैट द कॉपी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन नीड नॉट टू बी सेंट एंड नीड नॉट टू बी रेड आउट एट द मीटिंग, no need to be read out or no need to represent in the at the AGM of the company, सेंट भी नहीं, रिप्रेजेंटेशन भी नहीं। लेकिन जब भी देखो ऐसा हो सकता है कि भेजा भी जाए, अगर भेजा गया तो ठीक है रिप्रेजेंटेशन पहुंच जाएगा, लेकिन ना भेजने के लिए बस ये वे होना चाहिए कि कोई रीजन होना चाहिए। एक रीजन तो नीडलेस पब्लिसिटी के लिए आया हुआ है, दूसरा भाई पहुंचा ही लेट है, कंपनी का थोड़ी ना डिफॉल्ट है, कंपनी भेजना तो चाहती थी, लेकिन कंपनी के पास ही अगर वो लेट आया रिप्रेजेंटेशन, तो इसीलिए उन्होंने नहीं भेजा, और इसीलिए वो मीटिंग में रीड करेंगे, या तो जो भी कॉपी होगी वो आरओसी को सबमिट कर देंगे, तो इसलिए नहीं भेजा। तो इस तरीके से आपका पूरा प्रोसीजर चलेगा। मैं वापस से एक बार देखो, मैंने सिर्फ ऊपर के ऊपर समझाया, अभी एक एक चीज करके वापस से समझाऊंगी। सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 4 के अंडर किस तरीके से पूरा प्रोसीजर कहा है। पहला तो यहाँ पे एक स्पेशल नोटिस की जरूरत है। स्पेशल नोटिस की जरूरत कब है, व्हेन दो सिचुएशन में स्पेशल नोटिस की जरूरत है। कब है दो सिचुएशन में स्पेशल नोटिस की जरूरत, एक ऐसा सिचुएशन जहां पे एक्सप्रेसली कहा गया हुआ है, जहां पे यहाँ पे लिखते हैं एक्सप्रेसली कहा गया है कि जो ओरिजिनल ऑडिटर है उसको रीअपॉइंट नहीं करना है, व्हेन द ऑडिटर इज नॉट टू बी रीअपॉइंटेड। और दूसरा सिचुएशन है कोई तो भलता है जिसको अपॉइंट करना है, सो अनदर पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर, अनदर पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर, ठीक है। तो स्पेशल नोटिस की जरूरत है। ये
दोनों सिचु में क्या होगा, ये दोनों सिचु में ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर के पास ये स्पेशल नोटिस जाएगा, कंपनी फॉरवर्ड करेगा किसे, ऑडिटर को। कंपनी क्या करेगा, ये फॉरवर्ड करेगा, किसे फॉरवर्ड करेगा, ऑडिटर को फॉरवर्ड करेगा। फिर ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर इसके बदले में रिप्रेजेंटेशन देगा और वो फॉरवर्ड करेगा वापस से कंपनी को। अब ये कंपनी का काम है कि ये रिप्रेजेंटेशन को आगे भेजे, सही बात है। तो जब आगे भेजने की बारी आई, जब आगे भेजने की बारी आई, उस टाइम पे देखो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकते हो। रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, ट्रिब्यूनल को अप्लाई किया जाएगा कि ये इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन आया है। ट्रिब्यूनल को अप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी कौन कर सकता है, ट्रिब्यूनल को अप्लाई दो लोग करेंगे, या तो डायरेक्टर करेगा ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, या तो फिर जो भी अग्रीव्ड पर्सन होगा वो कर लेगा। वो कर लेगा। ठीक है, जो भी अग्रीव्ड पर्सन होगा वो करेगा। अब जब ये दोनों भी करेंगे, अग्रीव्ड पर्सन हो या फिर डायरेक्टर हो कंपनी का ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, फिर ट्रिब्यूनल देखेगा और आपको डिसीजन देगा कि क्या ये रिप्रेजेंटेशन को भेजने की जरूरत है भी या नहीं है। ये रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, या तो सीधा ट्रिब्यूनल मना करेगा, सेंट मत करो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑडिटर ने क्या किया है, अब्यूज किया हुआ है, अब्यूज्ड बाय द ऑडिटर। जो राइट दिया है वो क्या हुआ है, अब्यूज्ड बाय द ऑडिटर है। तो अगर राइट जो है वो अब्यूज्ड बाय द ऑडिटर है तो भेजना नहीं है, ठीक है। ना ही उसको रीड आउट करना है इन द मीटिंग और ना ही उसे सेंड करना है टू द मेंबर्स। ये समझ आया, ये तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है। लेकिन अगर ट्रिब्यूनल ने बोला कि भाई भेजना ही पड़ेगा, ट्रिब्यूनल ने बोला भेजना पड़ेगा, तो दो चीजें हो सकती है, या तो कंपनी उसके बाद भेज पाएगी या तो नहीं भेज पाएगी। अगर कंपनी ने सेंड कर दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब नॉर्मल है। लेकिन कंपनी जो है वो सेंड नहीं कर पाई, तो दो रीजन से ही ऐसा हो सकता है कि कंपनी ना भेजे। कौन से दो रीजन है, पहला रीजन है जहां पे ऑलरेडी टू लेट आया हुआ है, जो रिप्रेजेंटेशन आया था वो इतना लेट आया था कि भेज ही नहीं पाए, देयरफॉर रिप्रेजेंटेशन जो है वो रीड आउट किया जाएगा इन द मीटिंग। क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन जो है वो रीड आउट किया जाएगा इन द मीटिंग, या तो सीधा एक काम कर दो, आरओसी को ही फाइल कर दो। Are you understanding the entire procedure of section number 140 subsection 4? It's more of a procedural part. एक बार ये पूरा समझ गया, बस शब्द थोड़े से आपको एक बार go through करने हैं, and if you get to know, आप अपने लैंग्वेज में लिखना, आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। और ये जब सब हो जाएगा तब आगे बढ़ेंगे हम सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 5 की तरफ, जो क्या बात करेगा कि ट्रिब्यूनल अगर चाहे तो खुद से भी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर से या फिर किसी कंसर्न्ड पर्सन के ऑर्डर से, ट्रिब्यूनल अगर सेटिस्फाई है कि देखो जो भी ऑडिटर है वो फ्रॉड्यूलेंट मैनर में या फिर अबेटेड या कोल्यूडेड इन द फ्रॉड है। ध्यान से समझना, यहाँ पे बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है। पहले जो भी हमने देखा वो किससे रिलेटेड था, सेक्शन नंबर 140 से रिलेटेड था, ठीक है। अब बात करें 144, अब 140 सबसेक्शन 5 की मैं बात कर रही हूँ, जहां पे ट्रिब्यूनल ही ऑर्डर दे रहा है। क्या ऑर्डर दे रहा है, दैट ट्रिब्यूनल इज सैटिस्फाइड दैट द ऑडिटर ऑफ द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्टेड इन अ फ्रॉड्यूलेंट मैनर। क्या है, एक्टेड इन अ फ्रॉड्यूलेंट मैनर और अबेटेड और व्हाट, और अबेटेड और कोल्यूडेड मींस व्हाट, अबेटेड और कोल्यूडेड मींस व्हाट, अबेटेड और कल्यूडेड मतलब क्या होता है, अबेटेड और कल्यूडेड का अर्थ होता है दैट इज कि जहां पे वो खुद से नहीं इनडायरेक्टली ही सही इन्वॉल्व हो। क्या हो, इनडायरेक्टली सही इन्वॉल्व हो। सो अबेटेड और कोल्यूडेड मींस डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली वो क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। सो यहाँ पे फ्रॉड्यूलेंट मैनर में कुछ किया हुआ है, अबेटेड है या कोल्यूडेड है इन द फ्रॉड, तो सीधा ट्रिब्यूनल ऑन द एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल बाय सीजी या खुद से या कोई भी पर्सन के एप्लीकेशन से सीधा बोलेगा ऑडिटर को हटाओ। और अगर ट्रिब्यूनल ने बोल दिया
तो 15 डेज ऑफ द एप्लीकेशन कंपलसरी हटाना ही पड़ेगा। और अगर ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पे उसको अगर हटा दिया गया और उसकी जगह पे दूसरा ऑडिटर आया और समझ आया कि भाई इसने सच में कुछ तो कांड किया है, तो जिस दिन डेट ऑफ पासिंग द ट्रिब्यूनल ऑर्डर, जिस दिन ऑर्डर दे दिया उसके बाद 5 साल तक वो ऑडिटर वापस से एलिजिबल नहीं होगा टू रीअपॉइंट, और प्लस 447 के अंडर भी सजा दी जाएगी। एक पॉइंट बहुत अच्छे से मैं वापस से एक बार ये पूरा सेक्शन 140 सबसेक्शन 5 समझा रही हूं, अच्छे से समझ लेना। सेक्शन 140 सबसेक्शन 5 बात कर रहा है, सेक्शन 140 सबसेक्शन 5 ये बात करता है दैट देखो अगर ऑर्डर दिया, ट्रिब्यूनल को ऑर्डर दिया, कौन कौन ऑर्डर देगा, या तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देगा, या तो फिर ट्रिब्यूनल को कोई भी एनी अग्रीव्ड पर्सन होगा वो ऑर्डर देगा, या तो फिर ट्रिब्यूनल को जो है, या फिर ट्रिब्यूनल को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या एनी पर्सन, या फिर सुमोटो ट्रिब्यूनल जो है वो खुद ही से ऑर्डर करेगा। किस बात का ऑर्डर करेगा ट्रिब्यूनल, आपने अपॉइंट नहीं करना है। ये क्या है, ये फ्रॉड्यूलेंट ऑडिटर जो है, क्या ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ये है कि ऑडिटर जो है वो फ्रॉड्यूलेंट मैनर में, ऑडिटर जो है वो फ्रॉड्यूलेंट मैनर में चीजें कर रहा है, या फिर और अबेटेड है, या तो फिर कोल्यूडेड है किसी भी तरीके से इन अ फ्रॉड, तो ऐसे सिचुएशन में ट्रिब्यूनल को लगा इसीलिए उसे हटा दिया जाएगा, उसको हटाने का ऑर्डर जाएगा, ऑर्डर बाय ट्रिब्यूनल टू रिमूव, ट्रिब्यूनल टू अपॉइंट अनादर ऑडिटर, अनादर ऑडिटर। जब ये अनादर ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए ऑर्डर गया तो विद इन अ पीरियड ऑफ, जैसे ही ऑर्डर गया ट्रिब्यूनल का उसके विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज में उस ऑडिटर को, ओरिजिनल ऑडिटर को हटाना है एंड न्यू ऑडिटर को अपॉइंट करना है। क्यों ये होता है, क्योंकि वो फ्रॉड में इन्वॉल्व है। और अगर ये ऑर्डर आया ना, तो जैसे ही ये ऑर्डर आया इसी ऑर्डर से, इसी ऑर्डर डेट से 5 साल तक वो ऑडिटर वापस से एलिजिबल कभी नहीं होगा, 5 साल तक एलिजिबल नहीं होगा, प्लस 447 के अंडर जो लायबिलिटी जाएगी वो तो जाएगी ही जाएगी। एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर समझ लो, बहुत ही छोटा सा पॉइंट समझा रही हूं। सेक्शन 140 सबसेक्शन 5 में अगर ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया, ठीक है, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर, ये लिख के रखना, ब्रह्मास्त्र बता रही हूँ, सेक्शन 140 सबसेक्शन 5 में अगर ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया हटाने का, तो जो ऑडिटर है वो बार्ड हो जाएगा 5 साल के लिए। लेकिन अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया अंडर सेक्शन 140 सबसेक्शन 3 में, है ना, क्लॉज नंबर सब क्लॉज आई में, इफ यू गाइज रिमेंबर, तो 10 साल के लिए हटाया जाएगा। इज दैट क्लियर? ये इतना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपका होना जरूरी है, तब जाके आपको पूरा प्रोसीजर दिमाग में बैठेगा और एक एक चीज याद रहेगी। एक बार बस जितने भी हैंड रिटन नोट्स है उससे गो थ्रू करना, एंड नोट्स से, हमारे ये जो नोट्स है इससे गो थ्रू कर लोगे तो आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस। अब जो आखिरी बचा है सेक्शन 143, उसके बाद 145 से लेके 148, जो कि हम लोग करेंगे कल के सेशन में, और उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे, और उसके बाद हमारा सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा ऑडिट एंड ऑडिटर्स। इसी स्पीड से, इसी तरीके से डिटेलिंग के साथ हम हर एक चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। आई होप सो यू एंजॉयड द सेशन, आपको बहुत कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आई होगी, जरूर मुझे फीडबैक देना। ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप स्टडिंग गाइस।